Assalamu alaikum everyone. This is Shahriar Ashraf Khan, and today I will be sharing everything about ICAEW. तो आज का जो पूरा फोकस लेक्चर है वो उन तमाम एप्लीकेंट्स के लिए है जो कि ICAEW के पाथवे प्रोग्राम के लिए इंटरेस्टेड होते हैं। बहुत सारी क्वेरीज आ रही होती हैं थ्रू लिंक्डइन, थ्रू फेसबुक, थ्रू सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, ठीक है, और उसमें पूछ रहे होते हैं कि सर हमें ICAEW पाथवे प्रोग्राम्स के लिए अपने आप को इनरोल करवाना है, तो कैसे करवाएं, क्या इसके बारे में डिटेल्स हैं, क्या मुझे किस वक्त अपने आप को इनरोल करवाना चाहिए। ये तमाम चीज़ों को हम स्टेप बाय स्टेप डिटेल में जाकर इस वीडियो के ज़रिए उसको समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो मैं तमाम एप्लीकेंट्स को ज़रूर इस बात पे रिकमेंड करूँगा कि देखें, प्रोफेशनल जर्नी को कहीं ना कहीं आगे एक लेवल अप करना होता है, और स्पेशली दोज रिजाइडिंग एनीवेयर इन द वर्ल्ड, बी इट पाकिस्तान, बी इट US, UK, और बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस में आपको एक प्रमोशन के लिए भी आपको नेक्स्ट लेवल डिग्री ऑफ एजुकेशन चाहिए, ठीक है, बी एड सर्टिफिकेट, बी एड डिग्री। तो वहाँ पे अब हमारे पास जो मेंबर्स जो मेरे साथ इंटरेक्ट कर रहे होते हैं, अक्सर बहुत सारे मेंबर्स आते हैं, तो उसमें उनका ये सवाल होता है ऐसा क्या करें जो नेक्स्ट लेवल ऑफ प्रमोशन के लिए हम कर सकते हैं। तो वन ऑफ द वेज टू गेट इनटू इज़ ICAEW, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपके पास स्लाइड पे आपको लेके चलते हैं कि ICAEW पाथवेज प्रोग्राम है क्या, ये किन के लिए हैं, कब उसमें आप अपने आप को रजिस्टर करवा सकते हो, और किस तरह से इसकी मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन चलती है, किस तरह से इसके एग्ज़ाम्स होते हैं और क्या फ़ीस है, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट, एंड आई विश एवरीवन वाचिंग दिस वीडियो बेस्ट ऑफ लक भी, ठीक है ना। आप लोग अपने अपकमिंग सेशंस पे इसको अच्छे से मार्क्स लेकर आपको फर्स्ट अटैम्प्ट में आप इसको क्लियर करो, ठीक है। तो बाय वे ऑफ इंट्रोडक्शन, मैं आई एम ऑल्सो एन ICAEW member, ठीक है ना। आई एम एन FCCA. I have done my finalist from I have done my finals from Institute of Chartered Accountants of Pakistan, and currently I am working as company secretary at Agri Auto Industries Limited, a part of House of Habib, ठीक है। तो अब चलते हैं ICAEW पाथवेज प्रोग्राम पे कि है क्या ये, ठीक है ना। तो व्हाट इज़ ICAEW, ठीक है। तो ICAEW स्टैंड्स फॉर इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंग्लैंड एंड वेल्स, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास देखें सिंबल भी आ रहा होगा कि ये आपके पास ICAEW है, ठीक है ना, ये इसका सिंबल है, और ये अक्रॉस द वर्ल्ड जिस तरह से आपके पास ACCA, ICAP के मेंबर्स पहचाने जाते हैं प्रोफेशनल बॉडीज़ के मेंबर्स के तौर पे, इसी तरह ICAEW के मेंबर्स को भी ये रिकग्निशन वर्ल्ड वाइड, ठीक है। तो इसमें आपके पास यहाँ पर आपके पास आ भी रहा है कि ICAEW, यहाँ पे आप देखें कि यहाँ पे उन्होंने फुल ICAEW के बारे में यहाँ पे आपको वेबसाइट के लिंक्स भी दिए हुए हैं, ठीक है ना। क्योंकि जो लोग जो स्टूडेंट्स या जो प्रोफेशनल बॉडी के मेंबर्स ICAEW के बारे में और डिटेल्स जानना चाहते हैं, तो नीचे आपके पास इसी वेबसाइट पे ये लिंक्स आ रही हैं, ठीक है ना। इन लिंक्स में क्या है, इन लिंक्स में सबसे पहले एक ओवरव्यू आ जाएगा, ठीक है। ओवरव्यू पे आप अपने कन्वीनियंस पे इस चीज़ को देख सकते हैं कि ICAEW के ऑर्गेनाइजेशन के बारे में क्या फ़ीचर्स अवेलेबल हैं, ठीक है। दो मैंने आके अपने स्लाइड्स पे ये कवर किया है, लेकिन आप और जानना हो तो आप बिल्कुल वेबसाइट पर भी जाके और डिटेल्स मालूम कर सकते हैं। ये वो ऑथेंटिक लिंक्स हैं, आप इसको सुकून से अपने पेज पे इसको क्लिक कर लें, ठीक है ना। क्या है ICAEW, हु वी आर, व्हाट ऑर्गेनाइजेशन टू बी वर्क फॉर, ये सारी चीज़ें आपके पास यहाँ पर आती हैं, ठीक है। अच्छा, की फैक्ट्स क्या हैं हमारे पास ICAEW के, ठीक है ना। तो सबसे पहले आपको मैंने नाम तो उसको बता दिया है, इसका रजिस्टर्ड ऑफिस आपके पास लंदन में, ठीक है ना, एंड इट वाज फाउंडेड इन 1880 एंड इज हेडक्वार्टर्स आर लोकेटेड इन लंदन। एंड देन आपके पास इस पर आ जाएँ तो इसके ऑफिस कहाँ कहाँ हैं। अच्छा, और ICAEW की जो मेंबरशिप रिकग्निशन सेरेमनीज़ होती हैं ये अक्रॉस द वर्ल्ड डिफरेंट लोकेशंस पर हो रही होती हैं। इनके रजिस्टर्ड ऑफिस भी आपको मिल जाएंगे, ठीक है ना। जैसे फॉर एग्जांपल UK, बीजिंग, ब्रुसेल्स, दुबई, ठीक है ना, हांगकॉन्ग, और फिर सिंगापुर, वियतनाम, ये डिफरेंट सिटीज़ में अवेलेबल है। अच्छा, अगर मैं पाकिस्तान की बात करूँ तो पाकिस्तान में भी मेंबरशिप रिकग्निशन सेरेमनी होती हैं, ठीक है ना। तो मैरियट होटल या मोवेनपिक होटल में होता है, जो मेंबर्स बनते हैं, ठीक है, जो ICAEW के एग्जिस्टिंग मेंबर्स होते हैं उनको बुलाया जाता है। तो होपफुली आप लोग भी जब ICAEW के एग्जाम्स को पास आउट करोगे या पाथवे प्रोग्राम के ज़रिए, तो अब यू विल बी ए पार्ट ऑफ दैट सेरेमनी वेयर योर
सक्सेस विल बी सेलिब्रेटेड। ठीक है, तो आपके पास डिफरेंट कंट्रीज़ में ये लोकेटेड हैं। ठीक है ना, उन्होंने मेंबरशिप जो ऑफिस हैं इनके ये सब लोकेटेड हैं। इसमें देख लें आप, पाकिस्तान का भी नाम इसमें आ रहा है। पाकिस्तान, यूएई, यहाँ पे मेजॉरिटी ऑफ मेंबर्स एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, और इसके मेंबरशिप्स आपको मेंबर्स अक्रॉस द वर्ल्ड स्प्रेड हैं, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस डिफरेंट फंक्शंस पे काम कर रहे होते हैं। ठीक है, कहाँ कहाँ इंटरनेशनल मेंबर्स आर 49%, वाइल पर मेंबर्स वर्किंग इन प्रैक्टिस कंट्रीब्यूट टू अराउंड 23% ऑफ द टोटल। स्टूडेंट्स बहुत सारे काम कर रहे होते हैं। ठीक है, पढ़ रहे हैं। ठीक है ना, बहुत सारे स्टूडेंट्स अपने आप को एनरोल करवाते हैं। ये आपके पास एक ब्रीफ समरी है आईसीडब्ल्यू के बारे में। इसमें आपका एक सवाल आना चाहिए जो बच्चे अक्सर पूछते भी हैं कि सर आईसीडब्ल्यू में अपने आप को चलें इनरोल करा लिया। ठीक है ना, इनरोल कराने के बाद अब आईसीडब्ल्यू आपको डिफरेंट स्ट्रीम्स ऑफ़र करते हैं। ये डिफरेंट स्ट्रीम्स क्या हैं कि कुछ आपको एग्ज़ाम्स देने होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कोई स्टूडेंट है जो कि बिल्कुल फ्रेश ग्रेजुएट है, ठीक है ना, फ्रेश ग्रेजुएट है और ही इज़ करेंटली प्रिपेयरिंग फॉर ACCA फाइनल स्टेज। ठीक है ना, जो कि आपके प्रोफेशनल एग्ज़ाम्स होते हैं। तो प्रोफेशनल एग्ज़ाम्स देने के बाद किसी स्टूडेंट को आईसीडब्ल्यू के लिए अपेयर होना है, तो आईसीडब्ल्यू के लिए आपके पास मल्टीपल स्ट्रीम्स हैं। उसमें से 2 स्ट्रीम्स बहुत कॉमन है। एक आपके पास है आईसीडब्ल्यू के आपको पेपर्स पे अपेयर होना है, उनके लिए आप पढ़ेंगे जिस तरह से आप अपने ACCA प्रोफेशनल एग्ज़ाम्स को पढ़ते हैं। ठीक है, अच्छा, फिर आपके पास एक दूसरा स्ट्रीम ऑफर होता है जिसके बारे में ये वीडियो है और उसमें डिटेल्स आती हैं कि आईसीडब्ल्यू का एक पाथवे प्रोग्राम है। फ़र्क क्या है सर दोनों? ठीक है, तो फ़र्क ये है कि आईसीडब्ल्यू की जो पेपर स्ट्रीम है, उस पेपर स्ट्रीम में जब स्टूडेंट जो है अपना ACCA क्वालिफाई करें, मेंबर बन जाएं, मेंबर बनने के बाद क्या करें, वो मेंबर बनने के बाद वो अपने आप को, मेंबर बनने से पहले भी आप अपने आप को आईसीडब्ल्यू में इनरोल करा लें। इसमें कोई टाइम बाउंड नहीं है। और आपने करना क्या है कि बस आपको वो 3 पेपर्स देने होते हैं। एक, ठीक है ना, एक 3 में से एक पेपर आपका केस स्टडी का होता है। तो ये उस स्ट्रीम को फोकस नहीं कर रही है वीडियो, ये उन एप्लीकेंट्स को फोकस कर रही है जो कि जिनको मेंबर बने हुए टोटल 5 साल हो चुके हों अपने प्रोफेशनल बॉडी के साथ। ठीक है, अच्छा, अब ये जो मैंने आपको वर्ड इस्तेमाल किया है ना कि 5 years ऑफ मेंबरशिप, ठीक है, पोस्ट क्वालिफिकेशन। ठीक है, तो ये इसको मैं आपको अब वीडियो में जाकर आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है ना, यहाँ से आपका इंटरेस्ट डेवलप होगा कि आपने करना क्या है। ठीक है ना, किस तरीके से आपको अपने क्राइटेरिया को चेक करना पड़ेगा। ठीक है ना, बहुत सारे कहते हैं जब बच्चे नए कैंडिडेट्स नए एंटर होते हैं और आईसीडब्ल्यू पाथवे प्रोग्राम के बारे में इंटरेस्ट शो करते हैं, तो उनका सबसे कॉमन ये क्वेश्चन होता है कि सर मुझे 5 years ऑफ मेंबरशिप है ही नहीं, बीच में मेरे पास करियर ब्रेक आ गया, बीच में मेरे पास मेरी जॉब चली गई थी, मैं स्विच कर रहा था। ठीक है, तो इस तरह से मैं क्या करूं, मेरे 5 years कंप्लीट नहीं होते। ठीक है, उसको फिर हम इस वीडियो के ज़रिए केटर करेंगे इस क्वेश्चन को। ठीक है, और मैं आपको यहाँ पे बताऊँगा भी कि क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है। अच्छा, आपके स्क्रीन पे ये आपके पास क्राइटेरिया आ रहा होगा। ठीक है ना, और क्राइटेरिया में आपके पास टोटल 6 चीज़ें हैं जो कि अल्टीमेटली ख़त्म होती हैं आपके एक वर्ड डॉक्यूमेंट पे। उस वर्ड डॉक्यूमेंट का नाम है एग्जामिनेशन ऑफ एक्सपीरियंस। ठीक है, तो क्या है रिक्वायरमेंट्स इस आईसीडब्ल्यू पाथवेज प्रोग्राम की। अच्छा, एक चीज़ मैं ऐड करूँगा आपको कि आईसीडब्ल्यू पाथवे प्रोग्राम के लिए जो इनके 2 रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, ठीक है ना, उन्होंने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ था हर विंडो के लिए। उसमें वो विंडो के लिए व्हाट्सएप ग्रुप बनता है और उस व्हाट्सएप ग्रुप में अक्रॉस द वर्ल्ड, ठीक है ना, जो इंटरेस्टेड होता है वो उसमें अपने आप को रजिस्टर करवा लेते हैं। ठीक है, जब आप इस वीडियो के ज़रिए जब आप ये वीडियो देखेंगे तो फिर आपको ये इंटरेस्ट भी डेवलप होना चाहिए कि मुझे उस रजिस्टर्ड व्हाट्सएप ग्रुप में अपने आप को इनरोल करवाना है। क्यों? वो इनरोलमेंट कोई बहुत ईजी होती है। आप जब नेक्स्ट वीडियो पे आएंगे तो या मेरे साथ आपका 1-to-1 सेशन चलेगा, तो मैं उसमें आपको सबसे पहला काम आपको यही करवाऊंगा कि आपको इस व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक देकर आपको इस पर रजिस्टर करवाऊंगा। ठीक है, बेनिफिट क्या है इस चीज़ का? बेनिफिट ये है कि आपको वहाँ पे 2 ICAEW ऑर्गेनाइजेशन के रिप्रेजेंटेटिव्स
मिस्टर डॉग और मिस योनी ली, ठीक है ना, ये दो रिप्रेजेंटेटिव्स बहुत हेल्पफुल हैं. दे विल सपोर्ट यू थ्रू आउट एवरी स्टेप ऑफ द रजिस्ट्रेशन एंड एवरी स्टेप ऑफ द सबमिशन ऑफ योर एग्जामिनेशन ऑफ एक्सपीरियंस डॉक्यूमेंट, ठीक है ना. वो पूरा आपको गाइड करते हैं स्टेप बाय स्टेप. अगर आपका कोई एरर आ जाए, ठीक है, या आपकी टाइम पे सबमिशन नहीं हो पा रही, यू कैन रेज द इशू इन दैट व्हाट्सएप ग्रुप एंड यू कैन गेट इंस्टेंट रिस्पॉन्स, ठीक है. उसमें आपको रिस्पॉन्स भी मिल जाता है. वो सबसे पहला काम हमें ये करना होता है, ठीक है. अच्छा, और इसमें अब आते हैं ज़रा इसमें रिक्वायरमेंट्स को ऊपर आ जाते हैं, ठीक है ना. रिक्वायरमेंट्स में क्या है ICW पाथवे प्रोग्राम में? बहुत ही सिंपल है, बहुत ईजी है, ठीक है. और इसके लिए सबसे पहला जो बेसिक रिक्वायरमेंट है वो क्या है कि आपको किसी भी प्रोफेशनल बॉडी का मेंबर होना चाहिए, ठीक है. मेंबर हूँ आप, ठीक है ना, एक्टिव मेंबर हूँ, आपके CPD रिक्वायरमेंट्स मीट हो रहे हों, ठीक है. और इसमें आपके पास आपको कम से कम भी 5 साल आपको मेंबर बने हुए हो चुके हों, कि आपको पोस्ट क्वालिफिकेशन यू मस्ट हैव एटलीस्ट 5 years ऑफ मेंबरशिप, ठीक है. अच्छा, तीसरी रिक्वायरमेंट में आपके पास ये आता है कि आपको एक फुल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग के रूट के ज़रिए आपने वो मेंबरशिप हासिल की हो, और फिर CPD कंप्लाइंट, और फिर एलिजिबल स्पॉन्सर पर मैं बिल्कुल आखिर में आऊँगा, ठीक है ना. और आपको CPD का रिक्वायरमेंट्स आपने मीट करती है, ठीक है. अच्छा, अब मेंबर ऑफ प्रोफेशनल बॉडी के ऊपर ही क्वेश्चन आता है, ठीक है ना, कि आपके पास देखें ये मेंबर, आपके पास मेंबर होना चाहिए, आपको 5 years की रिक्वायरमेंट आपको मीट करनी चाहिए, ठीक है. फिर उसके बाद फुल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग का रूट आपने हासिल करना है. अब फुल एजुकेशन ट्रेनिंग जब आप कर लेंगे तो आपने ये भी प्रूफ देना है ICW को कि आप CPD कंप्लाइंट हैं, और CPD कंप्लाइंट के साथ साथ आप एक मेंबर ऑफ गुड आउटस्टैंडिंग पे, ठीक है. और एलिजिबल स्पॉन्सर ये आपके पास बिल्कुल एंड की चीज़ें जो मैं आपको इस वीडियो में कवर करूँगा, ठीक है. तो अब मेंबर का सवाल आता है कि सर कौन कौन से प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो इस इक्वलेंसी को या इस पाथवे प्रोग्राम के लिए अपने आप को अवेलेबल कर सकते हैं, ठीक है. तो उसके लिए बिल्कुल आपके पास एक लिस्ट आपके पास अवेलेबल होगी. ये सब आपको ICW की वेबसाइट पर अवेलेबल है. इस वीडियो के ज़रिए आपको ये कन्वीनियंस अवेलेबल है कि आपको सारी चीज़ें एक शॉर्ट ड्यूरेशन पे आपको अवेलेबल है, और आप सुकून से इसको व्यू कर सकते हैं अपनी कन्वीनियंस में, ठीक है. अच्छा, कौन कौन से मेंबर्स हैं जो कि इस पाथवे प्रोग्राम के लिए अपने आप को रजिस्टर करवा सकते हैं, ठीक है. उसमें आपके पास वो मोस्ट कॉमन, जो मेरे पास तो जितनी भी एप्लीकेंट्स की क्वेरीज़ आती हैं, वो एप्लीकेंट की क्वेरीज़ क्या होती हैं कि कौन कौन से मेंबर्स में ज़्यादा फ्रिक्वेंटली कांटेक्ट करते हैं. उसमें से मैंने 3 को मैंने हाईलाइट किया हुआ था, ठीक है ना. और 3 में से कौन कौन से हैं? टॉप पे आपके पास ACCA के मेंबर्स होते हैं. सबसे ज़्यादा जो एनरोलमेंट्स देखी गई हैं वो ACCA के मेंबर्स की देखी गई है. नेक्स्ट इन लाइन आपके पास इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ पाकिस्तान के मेंबर्स होते हैं, ठीक है. वो इस प्रोग्राम को के लिए कांटेक्ट करते हैं. और जो थर्ड आपके पास हैं वो है आपके पास चार्टर्ड इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड अकाउंटेंसी, CIPFA, ठीक है. ये 3 कॉमन मेंबर्स, ये 3 ऑर्गेनाइजेशंस के जो मेंबर्स हैं वो ज़्यादातर इस प्रोग्राम के लिए एनरोल करते हैं. अच्छा, ऑल्दो उसके एप्लीकेंट्स ज़्यादा होंगे, लेकिन ICW और भी ऑर्गेनाइजेशंस के साथ इस पाथवे प्रोग्राम को ऑफ़र करता है, और भी मेंबर्स को पाथवे प्रोग्राम ऑफ़र करते हैं. फिर उनके लिए वो बाकी लिस्ट आपकी स्क्रीन पे नज़र आ रही है, ठीक है. तो ये आपके इन ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स कैन ईजिली अप्लाई फॉर दी पाथवे प्रोग्राम, ठीक है. ये जो पाथवे प्रोग्राम है क्या है? बिल्कुल पाथवे मीन्स कि बस आपके सिंपल एक आपको पाथ दे दी गई है और आपने उसको पर अपने एग्जाम को अप्लाई करना है. ये आपके पास मेंबर ऑफ प्रोफेशनल बॉडी है, ठीक है. अच्छा, अब मेंबर ऑफ प्रोफेशनल बॉडी के बाद मैं अगर आपको नेक्स्ट पे आपको चलूँ तो 5 years ऑफ मेंबरशिप. अच्छा, इसमें मैंने आपको वीडियो के स्टार्ट में भी मैंने आपको ये बताया था कि कुछ क्वेरीज आ रही होती हैं बच्चों से कि सर मेरे तो 5 years ऑफ मेंबरशिप कंप्लीट नहीं हुए, ठीक है ना, या फिर मैंने तो बीच में करियर ब्रेक ले लिया था, मैं जॉब स्विच पे चला गया तो मुझे 6 months मुझे घर पे बैठना पड़ा, और फिर मेरे पास ये 5 years ऑफ मेंबरशिप तो कंप्लीट नहीं हुई. इसमें कोई फिक्र करने की बात नहीं, ठीक है. इसमें आपको बहुत सुकून से
करना क्या है, आपने सिंपल आप लेट्स से आप 1 जनवरी 2020 को आप मेंबर बने थे, ठीक है। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ आपको समझाने के लिए। 1 जनवरी 2020 को आप मेंबर बने और मेंबर बनने के आपने थ्रू आउट कहीं ना कहीं आपने काम किया, ठीक है। अच्छा, यूजली जो एप्लीकेंट्स होते हैं वो फाइनेंस फंक्शन पे काम कर रहे होते हैं, फाइनेंस, टैक्स, ऑडिट्स, ये सारे आपके पास ऑप्शंस वो होते हैं जो आपको बिल्कुल मेन स्ट्रीम ऑफ फाइनेंस एंड ऑडिट से लिंक करके रखते हैं, ठीक है ना। इसमें आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बार बार रेफ़र कर रहे होते हैं, इसमें और भी डेजिग्नेशंस पे काम कर रहे होते हैं। ये तो वो हैं जो कि आपके पास अगर ऑडिट फर्म्स में चले जाओ तो ऑडिट फर्म्स में आपके पास ऑडिट फर्म्स हैं, टैक्स हैं, रिस्क एडवाइजरी। ऑडिट फर्म्स में तो आप किसी भी डिपार्टमेंट में काम करेंगे, आप बिल्कुल ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर होते साथ साथ आप सीपीडी रिक्वायरमेंट्स को भी मीट करोगे। इसमें आपके पास अब मेंबरशिप में आपको जो 5 ईयर्स हैं, ठीक है ना। अब मैंने आपको एग्जांपल दी थी कि आइडियल सिनेरियो क्या होता है कि एक एप्लीकेंट है, उसने मेंबरशिप आई 1 जनवरी 2020 को और उसने 5 ईयर्स लगातार इंडस्ट्री में काम किया, ऑडिट में काम किया, लेकिन वो फाइनेंस ऑडिट साइड पे ही काम कर रहा था। बिल्कुल सही, आइडियल सिनेरियो परफेक्ट है। आप आराम से बिल्कुल जैसे ही आपके 5 ईयर्स कंप्लीट होंगे, ACCA मेंबर्स को फ़ायदा क्या होता है कि उनके पास एक उनकी क्वालिफिकेशन जो होती है ACCA से कन्वर्ट होकर FCCA में कन्वर्ट हो जाती है, यानी कि वो फेलो सर्टिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट कहलाते हैं और उनको एक FCCA का लेटर आता है। इसमें बच्चों की क्वेरी क्या आती है, बच्चों के सवाल ये होते हैं कि सर मेरे 5 ईयर्स कंप्लीट हो गए लेकिन मुझे अभी तक FCCA का सर्टिफिकेट नहीं आया, मेरे पास सर्टिफिकेट नहीं है एज एन एविडेंस टू शेयर विद ICW मेंबर ऑर्गेनाइजेशन कि मुझे 5 ईयर्स कंप्लीट हो गए। इसमें भी कोई परेशानी की बात नहीं होती। आपने सिंपल करना क्या है कि आप ACCA के जो पोर्टल होता है मेंबर पोर्टल पे जाकर आपने वहाँ से डाउनलोड करना है अपने डॉक्यूमेंट, और जो डॉक्यूमेंट आपने डाउनलोड करना है वो कौन सा होगा कि आप वहाँ पे अपना मेंबरशिप सर्टिफिकेट आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है। उस मेंबरशिप सर्टिफिकेट में आपको करंट डेट के ऊपर वो आ जाएगा कि भाई आपके 5 ईयर्स कंप्लीटेड है, ठीक है। एक ये ऑप्शन आपके पास इजीली अवेलेबल होता है। यूजुअली जब ACCA मेंबर्स अपने 5 ईयर्स कंप्लीट करते हैं तो 2 to 3 मंथ्स उनके जो सर्टिफिकेट है उसको आने में टाइम लगता है। अच्छा, ऑल्टरनेटिव ऑप्शन आपके पास क्या हो सकता है, आप ACCA वालों को आप ईमेल कर दें, ACCA ग्लोबल को, और वो आपको ईमेल बाय डिस्पैच और बाय ईमेल भी आपको सर्टिफिकेट आपको शेयर कर सकते हैं, वो अवेलेबल हो जाएगा आपको एट योर कन्वीनियंस, आसानी से अवेलेबल होता है। अच्छा, दूसरा क्या हो सकता है ऑप्शन कि जैसे कि ICAP मेंबर्स होते हैं। अब ICAP मेंबर्स में उनका स्टेटस चेंज नहीं होता, 5 ईयर्स में नहीं होता, 10 ईयर्स के बाद आप जाके फिर FCA कहलाते हैं, ठीक है ना। तो उसमें आपके कुछ भी आप वो ऑप्शन भी बहुत आसान है। उस ऑप्शन में करना क्या है, आपने ICAP को रिक्वेस्ट करनी है, ठीक है ना। आप उनसे एक लेटर मांगेंगे जिसमें वो चीज़ को लिख रहे होते हैं कि इस स्टूडेंट को हमारे ऑर्गेनाइजेशन के साथ या मेंबर बने हुए 5 ईयर्स कंप्लीट हो गए, ठीक है। इस तरह का आपको एक लेटर चाहिए होगा, ठीक है। अच्छा, ACCA में तो ये आसानी होती है कि आपको ये लेटर जो है ना विद इन अ क्लिक आपको ये लेटर अवेलेबल भी होता है, ठीक है। ICAP मेंबर्स को फिर लेटर लिखना पड़ता है ICAP को, और फिर वहाँ से फिर वो जब लेटर आ जाएगा और फिर आप उसको एज एन एविडेंस आप प्रूव कर सकते हैं। याद रहे, दोबारा रिपीट कर दूँ, जब तक कि आपके 5 ईयर्स कंप्लीट नहीं होंगे तब तक आप इस पाथवे प्रोग्राम के लिए एलिजिबल नहीं होते, आप अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। अब आते हैं उस क्वेरी के ऊपर कि सर मुझे अगर करियर ब्रेक मेरा अगर आ जाता है यहाँ पे तो क्या होगा। अच्छा, करियर ब्रेक जो है आपने एग्जामिनेशन ऑफ एक्सपीरियंस डॉक्यूमेंट को बिल्कुल मैं एंड पे दिखाऊंगा आपको। तो एग्जामिनेशन ऑफ एक्सपीरियंस के डॉक्यूमेंट पे जब आप जाएंगे ना तो उसमें आपके पास पहले पेज पे सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस हैं, फिर कुछ पेजेस पर आपके पास क्वेश्चंस के फॉर्मेट फॉलो होते हैं, फिर लास्ट पेज पे आपके पास आते हैं आपका वर्क एक्सपीरियंस। वहाँ पर आपने करना क्या है, बिल्कुल आप क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर पे आप लिखना चाहें बिल्कुल लिख दें, ठीक है। आपने 5 ईयर्स आपने डॉक्यूमेंट करने हैं आपने कि मैं इतने इतने ईयर्स पे इतने इतने एम्प्लॉयर्स के पास काम कर रहा था।
अच्छा, बीच में आपके कुछ करियर ब्रेक्स होंगे जहाँ पे आप काम नहीं कर रहे होंगे ड्यू टू एनी रीज़न, कोई मसला नहीं है इसमें। आपने वो पीरियड मेंशन कर देना है। वो पीरियड जब आप मेंशन करोगे, आप डिस्क्रिप्शन में लिख देंगे करियर ब्रेक, और रीज़न लिखना ज़रूरी नहीं होता, लेकिन अगर आप लिखना चाह रहे हैं तो आप लिखते हैं भले से कि करियर ब्रेक है या जॉब सर्च था। इस तरह से आपके करियर ब्रेक्स कभी भी आपके 5 ईयर्स में काउंट नहीं किए जाते हैं, ठीक है। तो लेट्स से अगर आपका 6 मंथ्स का करियर ब्रेक आया, तो फिर ऑब्वियसली आपने फिर 5 ईयर 6 मंथ्स का आपने एक्सपीरियंस कंप्लीट करने के बाद जाकर फिर आप इसको मेंबर एलिजिबली अप्लाई करेंगे कि पाथवे प्रोग्राम के लिए आप इनरोल हो गए, ठीक है। तो इसमें आपके पास आपकी ये वाली क्वेरी का आंसर हो गया कि सर मुझे ये 5 ईयर्स मेंबरशिप का एविडेंस कहाँ से मिलेगा। फिर दूसरे एक और आपकी जो क्वेरी है कि करियर ब्रेक अगर आएंगे मेरे 5 ईयर्स में, तो मैं उसको किस तरह से अकाउंट फॉर कर सकता हूँ, ठीक है। ये दोनों क्वेरीज का जवाब मैंने आपको इस वीडियो के जरिए दे दिया। अच्छा, सवाल ये भी होता है कि सर जो आई कैप मेम्बर्स ख़ास तौर पे जो होते हैं वो क्या होता है कि उनके पास मैंडेटरी 3.5 ईयर्स की ट्रेनिंग रिक्वायरमेंट होती है कि जो उन्होंने ऑडिट फर्म्स में सर्व करके अपना वो एक्सपीरियंस क्वालिफाई करना होता है। तो क्या मेरी वो 3 साढ़े 3 साल की रिक्वायरमेंट है, क्या वो रिक्वायरमेंट मेरे इन 5 ईयर्स के मेंबरशिप को सपोर्ट करेगी? इसका जवाब है नहीं, ठीक है। वो जो आपकी ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट है वो आप एक पर्टिकुलर क्वालिफिकेशन अचीव करने के लिए कर रहे हैं, ठीक है। आपके और एसीसी में भी क्या होता है, 3 ईयर्स की रिक्वायरमेंट होती है। वो मैंडेटरी सेंस में आप सबको पता है जो एसीसी मेंबर्स बनते हैं उनको 3 साल का अपना जो वर्क एक्सपीरियंस होता है वो कहीं ना कहीं डॉक्यूमेंट करना होता है, ठीक है। और एक्सपीरियंस जो आपके पास प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस सुपरवाइज़र फॉर्म जो होता है उनसे आपको सर्टिफाई कराना होता है कि भाई आपने 3 ईयर्स इस तरह से डिफरेंट सुपरवाइजर्स के साथ आपने कंप्लीट की हो या एक सिंगल सुपरवाइज़र के साथ, वो आप उस पर कंप्लीट करते हैं, ठीक है। तो इसमें आपको जो ट्रेनिंग की टाइम आपने गुजारा है जो कि ACCA में 3 ईयर्स है और आई कैप मेम्बर्स के लिए 3.5 ईयर्स है, वो टाइम पीरियड इस 5 ईयर्स की पोस्ट मेंबरशिप पे काउंट नहीं होता, ठीक है। 2 चीज़ें आपकी काउंट नहीं होंगी, मैं रिपीट कर देता हूँ, ठीक है। एक आपके 5 ईयर्स ऑफ मेंबरशिप में कौन कौन सा पीरियड काउंट नहीं होता? नंबर 1 करियर ब्रेक्स, बी इट फॉर एनी रीज़न, ठीक है। बी इट फॉर आपके सिक लीव्स, आप सिक लीव्स तो मैं नहीं कहूँगा, सॉरी ये पार्ट कट हो जाएगा। आपके 5 ईयर्स ऑफ मेंबरशिप में क्या क्या चीज़ें काउंट नहीं करती? नंबर 1 आपके करियर ब्रेक्स, ठीक है। करियर ब्रेक जब आप जॉब सर्च कर रहे थे या आप ले ऑफ थे, ठीक है ना, आप किसी भी रीज़न की वजह से आपने वो पीरियड काउंट नहीं करना इस 5 ईयर्स की मेंबरशिप की। और दूसरा ट्रेनिंग पीरियड, ठीक है। ट्रेनिंग पीरियड को, जो ट्रेनिंग पीरियड कौन सा वाला ट्रेनिंग पीरियड? जब आप अपनी एग्जिस्टिंग क्वालिफिकेशन की मेंबरशिप को अचीव करने के लिए जो ट्रेनिंग पीरियड करेंगे, जो ACCA में 3 ईयर्स है और आई कैप मेंबर्स के लिए 3.5 ईयर्स है, वो आपने काउंट नहीं करना है इसमें। फिर जब आपकी ये 5 ईयर्स कंप्लीट हो जाए, ठीक है, तो आपने फिर आपका ये पहला क्राइटेरिया आपका कंप्लीट होता है, ठीक है। तो ये पहला क्राइटेरिया जब आपका कंप्लीट हो जाएगा तो फिर उसके बाद अब आप नेक्स्ट पे चलेंगे कि अब आपने ये देखना है कि क्या मैंने ये मेंबरशिप, एग्जिस्टिंग मेंबरशिप मैंने क्या नॉर्मल एजुकेशन ट्रेनिंग रूट से हासिल की या मैंने एग्जाम्शंस के ज़रिए अप्लाई किया। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको देखें एग्जाम्शन जो है ना यहाँ पे, या रेसिप्रोकल मेंबरशिप अग्रीमेंट के जो लफ्ज़ इस्तेमाल हो रहे हैं, मैं आपको इसमें क्वेरी बताता हूँ बच्चों की जो आती हैं, ठीक है ना। पूछते हैं सर आई कैप के जो मेंबर्स होते हैं यूजुअली वो तो अपना पूरा एजुकेशन ट्रेनिंग प्रोग्राम से आते हैं, पूरे स्टेजेस होते हैं उनके पेपर्स के, और फिर वो साथ में ट्रेनिंग कर कर आते हैं, वहाँ पे ये क्वेरीज नहीं आती, ACCA मेंबर्स की होती हैं। अच्छा, ACCA मेंबर्स में अक्सर मेजॉरिटी स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो आपके ACCA में अपने आप को इनरोल करवाते हैं बाय टेकिंग एग्जाम्शंस, ठीक है। अब वो एग्जाम्शंस आपको किसी भी लर्निंग आपके फॉर एग्जांपल क्या कहेंगे, ऐसे बहुत सारे मेजॉरिटी ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो कि अपने आप को चार्टर्ड अकाउंटेंसी में इनरोल करवाते हैं, ठीक है ना, और फिर साथ साथ वो ACCA में भी अपने आप को अप्लाई करवा देते हैं, ठीक है। अच्छा, जब वो ACCA में अप्लाई कराते हैं तो यूजुअली उनके चार्टर्ड अकाउंटेंसी के 2 स्टेजेस हो चुके होते हैं या बिल्कुल कंप्लीट होने वाले होते हैं, उस बेसिस पे उनको एग्जाम्शन मिल जाती है। तो उनको जो एग्जाम्शन मिल जाती है वो मिल जाती है आराम से F1 से लेकर F6 और फिर F7 भी मिल जाती है एग्जाम्शन के तौर पे, ठीक है। जब ये आपको एग्जाम्शन
एग्जामेशन मिल जाती है, ठीक है ना। जब ऑल डिपेंड्स कि आपने कैफ में आई कैप के कैफ प्रोग्राम में आपने कितने पेपर्स को पास किए, उसके हिसाब से आपको जो भी एग्जामेशन मिली, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। अगर आपने फाउंडेशन लेवल के 1 2 3 जितने भी पेपर आप एग्जामेशन लेकर आ रहे हो, आगे आपने प्रोफेशनल लेवल के पेपर्स को अटेम्प्ट किया होगा एचसीए के, ठीक है। जब आप उन प्रोफेशनल पेपर्स को अटेम्प्ट करते हैं, इट qualifies that you have completed ACCA program through normal education and training route, ठीक है, वो क्वालिफाई कर जाते हैं। तो जिन बच्चों ने भी ACCA प्रोग्राम में एग्जामिशंस लेकर अपने आप को इनरोल कराया और फिर उसके बाद वो जर्नी कंटिन्यू की, ठीक है, तो उनके लिए भी कोई मसला नहीं, वो भी पाथवे प्रोग्राम के लिए एलिजिबल होते हैं, आराम से अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। ये चीज़ बताना क्यों ज़रूरी है, क्यों ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो कि ICW के लिए इंटरेस्टेड होते हैं, लेकिन फिर वो ये आइडिया ड्रॉप कर देते हैं कि मैं तो मेंबर बना था क्योंकि मैंने तो एग्जामिशंस ली थी, ठीक है ना, और जब मैंने एग्जामिशंस ली तो फिर तो मैं अप्लाई नहीं करता, क्योंकि इस रिक्वायरमेंट के हिसाब से देखने में तो मुझे ये लग रहा है कि मुझे एग्जिस्टिंग मेंबरशिप को तमाम पेपर्स देकर अप्लाई करना था। ऐसा कुछ नहीं, इस मिथ को मैं यहीं किल करता हूँ, ठीक है ना, कि और इसकी बेस्ट एग्जांपल मैं खुद हूँ, ठीक है ना। मैंने भी क्या किया था, मैंने अपनी जर्नी चार्टर्ड अकाउंटेंसी से शुरू की थी और फिर मैंने एग्जामिशंस लेकर ECCA में अप्लाई किया था, ठीक है। और ECCA में अप्लाई करने के बाद मैंने वहाँ पे अपने पेपर्स कंप्लीट किए और मैं ACCA का मेंबर बन गया। तो फिर मैंने अपने जब 5 ईयर्स पोस्ट मेंबरशिप ऑफ ACCA, फिर मैंने ICW के पाथवे प्रोग्राम के लिए अप्लाई किया, ठीक है। तो आप भी कर सकते हैं, ठीक है ना। आप बिल्कुल अब इस क्राइटेरिया के लिए उतरेंगे, क्राइटेरिया के लिए आप बिल्कुल मीट करते हो, क्यों, क्योंकि आपने प्रोफेशनल लेवल के पेपर्स आपने दिए हैं, फिर आपने 3 ईयर्स की ट्रेनिंग कंप्लीट की है, तब जाकर आपने एग्जिस्टिंग मेंबरशिप हासिल की है, ठीक है। यहाँ पर मैंने आपको नॉर्मल रूट के बारे में मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। अच्छा, जो मेरे इस वीडियो में जो ज़्यादातर ऑडियंस हैं वो क्या कहते हैं, आई कैप मेम्बर्स हैं या ACCA मेम्बर्स हैं या सीफा मेम्बर्स हैं, लेकिन अगर आप किसी और मेंबर के, किसी और ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर हैं, तो फिर आपने लाजमी ICAEW की वेबसाइट पे जाकर अपने ऑर्गेनाइजेशन की रेसिप्रोकल मेंबरशिप एग्रीमेंट ज़रूर देखना है कि क्या आपके ऑर्गेनाइजेशन के साथ ही मेंबरशिप एग्रीमेंट है या नहीं, ठीक है। ये आपने लाजमी अपने चेक करना होगा, ठीक है। तो फिर इसके बाद हम आते हैं तीसरे रिक्वायरमेंट के ऊपर। अब वो तीसरा रिक्वायरमेंट क्या है, CPD रिक्वायरमेंट्स। अच्छा, CPD रिक्वायरमेंट्स के हर ऑर्गेनाइजेशन के अपनी अपनी रिक्वायरमेंट्स होती हैं, किस तरह से आप उनको वेरीफाई करवाते हैं। हर मेंबर का ऑर्गेनाइजेशन के साथ उनकी एक अंडरस्टैंडिंग होती है और उस पर वो अपनी CPD रिक्वायरमेंट्स को एनुअल बेसिस पे वो वेरीफाई करवाते हैं, ठीक है। तभी जाकर वो CPD कंप्लाइंट मेंबर कहलाते हैं, ठीक है। तो आपने ज़रूर इंश्योर ये करना है कि आपको किसी भी साल में पोस्ट क्वालिफिकेशन, किसी भी साल में आपको नॉन CPD कंप्लाइंट के तौर पे आपको ट्रीट ना किया गया हो, ठीक है, या आपकी मेंबरशिप को होल्ड पे ना रखा गया हो, ठीक है। ये 2 चीज़ों का बड़ा ख्याल रखिएगा, क्योंकि अगर आप किसी भी ईयर में आप एक्टिव नहीं थे, बी इट फॉर एनी रीज़न, तो फिर वो ईयर आपका काउंट नहीं होगा। वो आपके CPD कंप्लाइंट वाला ईयर्स आपके सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे जो 5 ईयर्स काउंट होते हैं या जो टाइम पीरियड काउंट हो रहा है 5 ईयर्स के लिए, वो आपके CPD कंप्लाइंट मेंबरशिप वाले पीरियड को काउंट किया जा रहा है, ठीक है। तो ACCA हो या CA हो, यहाँ पे आपके पास आपको टोटल 5 ईयर्स ऑफ कंप्लीट, ठीक है, यहाँ पे मैं ये आपको मेंशन कर दूँ, ऑफ कंप्लीट CPD मेंबरशिप हावर्स। अच्छा, साथ साथ फिर आपको और क्या रिक्वायरमेंट है, और ये रिक्वायरमेंट आएगी आपको कि मेंबर इन गुड स्टैंडिंग। अच्छा, मेंबर इन गुड स्टैंडिंग के लिए आपको सिंपल करना क्या है आपने, ठीक है। ACCA के मेंबर्स के लिए तो बहुत ही आसान है, उनको ये लेटर ऑफ गुड आउटस्टैंडिंग का एक डॉक्यूमेंट होता है जो कि उनको उनके ACCA पोर्टल से ही मिल जाता है। वो अपनी ID को लॉगिन करें, अपनी ID के लॉगिन करके फिर वो डैशबोर्ड पर चले जाएँ और डैशबोर्ड पर जाकर वो अपना एक लेटर ऑफ गुड आउटस्टैंडिंग के एक डॉक्यूमेंट जनरेट करने जाएंगे। तो उनसे पूछा जाएगा कि किस पर्पज़ के लिए चाहिए, वहाँ पे पर्पज़ बता दें कि आपको एक एजुकेशन रिक्वायरमेंट के लिए चाहिए, उसके लिए आप ये लेटर डाउनलोड करना चाहते हैं और विद इन अ सेकेंड वो डॉक्यूमेंट डाउनलोड हो जाएगा। अच्छा, ICAP मेंबर्स क्या कर सकते हैं, ICAP मेंबर्स के लिए बहुत सुकून से उनको सिंपल वो ICAP
कोई एक लेटर लिखें या ईमेल अप्लाई कर दें और ईमेल पे बता दें कि भाई इन एजुकेशन रिक्वायरमेंट्स की वजह से मुझे एक मेंबर ऑफ गुड आउटस्टैंडिंग का डॉक्यूमेंट चाहिए, ठीक है। तो ये आपके पास एक लेटर आपके पास होना चाहिए। ये जो आपके पास लेटर होगा, ठीक है ना, ये मैं आपको अब इम्पॉर्टेंट बात क्या है कि ये जो मेंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग है ये आपके पास 3 मंथ्स से ज़्यादा का पुराना लेटर नहीं होना चाहिए। सर ये 3 मंथ्स आप कौन से कह रहे हैं? 3 मंथ्स दी सबमिशन डेट, ठीक है। फॉर एग्जांपल मई की अब विंडो ओपन हो रही है, मई 2025 की विंडो ओपन हो रही है। तो मई 2025 की विंडो पे आप जब उसकी सबमिशन डेट पे जाएंगे, उस सबमिशन डेट से 90 डेज़ बिफोर के अंदर अंदर का ये लेटर होना चाहिए। अगर आप ये लेटर बहुत पहले से मंगवा लेंगे या बहुत पहले से आप इसको सेव करके रख लेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं है। इस लेटर की डेट आपके सबमिशन डेट से 90 डेज़ के अंदर अंदर होनी चाहिए। उससे पुरानी होगी तो ये डॉक्यूमेंट एक्सेप्ट नहीं होगा और आपको फिर एक नोटिफिकेशन ईमेल आएगी कि यू हैव टू सबमिट योर मेंबर इन गुड आउटस्टैंडिंग लेटर अगेन, ठीक है ना। तो इसमें आपकी रिक्वायरमेंट क्या है? शुड बी लेस देन 3 months, should be less than 3 months. ठीक है, तो आप 3 मंथ्स के अंदर अंदर आप इसकी मेंबरशिप सबमिशन डेट को आप कर लें। अच्छा, जितने भी मैंने आपको रिक्वायरमेंट्स बताई ना कि ये जो आपका सीपीडी रिक्वायरमेंट्स के लिए आप मेंबर बने हो, 5 ईयर्स आपके कंप्लीट हो गए, ठीक है। जब 5 ईयर्स आपके कंप्लीट हो जाते हैं, ठीक है, आप बिल्कुल रिलैक्स हो जाओ कि आपकी रिक्वायरमेंट सबसे पहली वाली रिक्वायरमेंट आपकी मीट हो गई, ठीक है। इस रिक्वायरमेंट को मीट करने के बाद फिर आप देखते हैं कि आपने जो अपनी एजुकेशन हासिल की थी, जो मेंबरशिप हासिल की थी आपने थ्रू नॉर्मल रूट के ज़रिए आपने हासिल की, ये आपकी सेकंड रिक्वायरमेंट पूरी हो गई। तीसरी रिक्वायरमेंट के लिए आप आगे सीपीडी रिक्वायरमेंट्स पे, ठीक है। जब आपके ऑर्गेनाइजेशन से लेटर मंगवाया जाएगा कि वेदर ही इज़ एन एक्टिव मेंबर और नॉट, ठीक है, तो वो आपके सीपीडी रिक्वायरमेंट्स को भी उस लेटर में बताते हैं कि येस ही इज़ एन एक्टिव मेंबर, ही कंप्लाइज विद द सीपीडी रिक्वायरमेंट्स। इस तरह के वर्ड्स आपके लेटर में लिखे होंगे, ठीक है ना, तभी जाकर आपको मेंबर इन गुड आउटस्टैंडिंग के उस लेटर में आपको ये चीज़ें बताई जाती हैं। और ये आप ऑर्गेनाइजेशन से मंगवा लेंगे। याद रहे कि 3 मंथ्स के अंदर अंदर का ये लेटर होना चाहिए जब आप विंडो सबमिशन विंडो पे जाएंगे आप, ठीक है। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट पर आ जाओ। अब आते हैं ज़रा एलिजिबल स्पॉन्सर। एलिजिबल स्पॉन्सर और कौन हो सकता है, ठीक है। अच्छा, मार्केट्स में करंट मार्केट में बहुत सारे मेंटोर्स अवेलेबल होते हैं। ये पाथवे प्रोग्राम पे जो वीडियो बना रहा हूँ मैं, इसका पर्पस क्या है? इसका पर्पस ये है कि देखें, जब आप इतने टाइम लगाओगे, इतने एफर्ट्स लगाते हो, आपके आवर्स लग रहे होते हैं इसमें कि आप एक डॉक्यूमेंट तैयार करते हैं, अपने पेज पर तैयार करते हैं, ठीक है। लेकिन आपने करना क्या है? आपको इसमें एक मेंटोर की ज़रूरत पड़ती है जिसके लिए आईसीडब्ल्यू पाथवे प्रोग्राम डिज़ाइन किया गया है, ठीक है। अच्छा, आप चाहें तो आप जो हैं खुद से भी लिख सकते हैं, ठीक है, लेकिन आपको एक मेंटोर चाहिए होगा जिसके डिटेल्स आप सबमिट करोगे अपने एग्जामिनेशन ऑफ एक्सपीरियंस डॉक्यूमेंट के साथ, ठीक है। अच्छा, ये जो मेंटोर होते हैं, ये मेंटोर कौन हो सकता है? सवाल ये है, क्या ये मेंटोर आपके टीचर हो सकते हैं, ठीक है, आपके रिपोर्टिंग हायरार्की में जो आप जिनके साथ काम कर रहे हो, क्या वो हो सकते हैं? क्या ये आपके पेयर्स हो सकते हैं? क्या ये एसीसी मेंबर हो सकता है? क्या ये आईसीडब्ल्यू मेंबर हो सकते हैं? तो इस तरह के सवाल बहुत आते हैं। इनको फिर मैं आपको बताता हूँ कि स्पॉन्सर की क्राइटेरिया को मीट कौन कर सकता है, ठीक है। अच्छा, एक आइडियल सिनेरियो आईसीडब्ल्यू मेंबर का लेते हैं सबसे पहले। अगर आप, ठीक है, स्पॉन्सर बनने के लिए आईसीडब्ल्यू मेंबर, अगर आपका कोई दोस्त है, कोई जानने वाला है आपको, जो आपको जानता है और ये थ्रू आउट 5 ईयर्स पे वो आपको साथ जानता है, आपके काम को वेरीफाई कर सकता है, ठीक है। अगर आईसीडब्ल्यू के ऑर्गेनाइजेशंस को कांटेक्ट करें आपके काम को वेरीफाई करने के लिए, तो वो आपके बिहाफ पे इस बात को एक्नॉलेज करें कि बिल्कुल मैं जानता हूँ इसको और मैं इन 5 ईयर्स के लिए तो बिल्कुल जानता हूँ इसको। आईसीडब्ल्यू मेंबर होने के आपको सबसे बड़ा एडवांटेज ये, अगर आपका स्पॉन्सर आईसीडब्ल्यू मेंबर है तो सबसे बड़ा एडवांटेज क्या होगा
कि आपको उसका सिर्फ और सिर्फ ICAW मेंबर नंबर चाहिए, बस, और कुछ चाहिए ही नहीं। ठीक है, आपको पास ICAW मेंबर का उसके मेंबरशिप का नंबर होगा। खुद ही ICAW के जो बॉडी है वो खुद ही आइडेंटिफाई कर लेगी और उनको कांटेक्ट कर लिया जाएगा कि हमारे पास आपका नाम एज एन स्पॉन्सर आया है, तो स्पॉन्सर के तौर पे आप हमें बताएं कि आप इस कैंडिडेट के काम को वेरीफाई कर सकते हैं कि नहीं। ठीक है, ये आपके लिए आइडियल सिनेरियो होता है। अच्छा, ICAW मेंबर्स के बाद जब हम दूसरे मेंबर्स पर आते हैं, ICAP मेंबर्स हो, ACCA मेंबर्स हो, तो करना क्या होता है कि स्पॉन्सर के लिए देखें सबसे बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है कि वो एप्लीकेंट को अच्छे से जानता हो। अच्छा, कैसे जानता हूँ? पर्सनल लेवल पे जानने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। आपने सिंपल आप उसको प्रोफेशनल कैपेसिटी में जानते हो ओवर दी 5 ईयर्स। ये 5 साल की कैपेसिटी के लिए आप उसको पहचानते हो, आप उसके काम को समझते हो, और आपके ज़रूरी नहीं है कि आपने उनके साथ काम किया। ठीक है, ये कहीं रिक्वायरमेंट नहीं है कि आपको सेम ऑर्गेनाइजेशन के पर्सन को नॉमिनेट करना है स्पॉन्सर के तौर पे, नहीं। वो आपको प्रोफेशनल कैपेसिटी में जानता हो। फॉर एग्जांपल, मैं एग्जांपल देता हूँ कि मैं एक ABC ऑर्गेनाइजेशन में काम करता हूँ और मेरा दोस्त जो है वो कंपनी X में काम करता है। हम दोनों फ्रेंड्स हैं, ठीक है ना, हम दोनों प्रोफेशनल कैपेसिटी में फ्रेंड्स हैं। हमने एक नेटवर्किंग इवेंट में हमारी मुलाकात हुई थी, वो मुझे जानता है, मैं उसको जानता हूँ। ठीक है, और मुझे ये पता है कि वो मेंबर है ACCA का। ठीक है, हमारे प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म्स के ज़रिए हमारी दोस्ती भी है। ठीक है, हम जानते भी हैं। तो मैं उसको नॉमिनेट कर लूँ, उसने मेरा काम नहीं देखा, ना मैंने उसका काम देखा, लेकिन मुझे ये पता है कि वो मेंबर है, तो क्या मैं उसको नॉमिनेट कर सकता हूँ एज एन स्पॉन्सर? बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक है, स्पॉन्सर के तौर पर आप उसको नॉमिनेट कर सकते हैं। हाँ, 2 चीज़ें आपको चाहिए होंगी। एक, आपको उसका ईमेल एड्रेस चाहिए होगा, वर्क ईमेल एड्रेस ले लें, वो ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, और दूसरा, आपको वर्क ईमेल एड्रेस के अलावा आपको उसका मेंबरशिप नंबर चाहिए। ये 2 चीज़ें चाहिए होती हैं। अच्छा, अगर वो ICAW मेंबर नहीं है तो तीसरा, आपको उस मेंबर का लेटर ऑफ गुड स्टैंडिंग भी चाहिए। ये 3 चीज़ें आपको चाहिए। मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, अगर आप किसी को भी स्पॉन्सर बनाएं तो स्पॉन्सर बनाते वक्त इन 3 क्राइटेरिया को बड़ा ख्याल रखिएगा। ठीक है, कौन कौन से हैं? कि एक तो वो किसी IFAC बॉडी के मेंबर हों। IFAC बॉडी के मेंबर कौन कौन हो सकते हैं? बहुत कॉमन ICAP मेंबर्स हो सकते हैं, ACCA मेंबर्स हो सकते हैं। ठीक है, अच्छा, ज़रूरी नहीं है कि जो आपका स्पॉन्सर हो वो FCCA हो या उसको 5 साल हो चुके हों। कोई इसमें इस चीज़ में कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। इसमें जो मेंबर हो, ठीक है, उसको बस करंट मेंबर होना ज़रूरी है, और ये लेस देन 5 ईयर्स भी हो सकता है। ठीक है, तो हो सकता है अभी पिछले अटेम्प्ट में वो मेंबर बना, कोई मसला नहीं, उसको करंट एक्टिव मेंबर होना ज़रूरी है उसको। ठीक है, और वो आपको जानता हो पिछले 5 सालों में जो आप कोट करने जा रहे हैं। अच्छा, नेक्स्ट जो है, उसने अपनी एजुकेशन हासिल की नॉर्मल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग रूट के ज़रिए, उसने भी एग्ज़ाम्स दिए होंगे, उसने भी ट्रेनिंग को कंप्लीट किया होगा, तब जाकर रिक्वायरमेंट उसने मीट की होगी नॉर्मल एजुकेशन ट्रेनिंग रूट की। फिर उसके बाद मेंबर इन गुड आउटस्टैंडिंग एंड CPD कंप्लाइंट का लेटर। ठीक है, अच्छा, अगर वो ICAW मेंबर नहीं है और आप अपने स्पॉन्सर से लेटर मंगवा रहे हैं मेंबर इन गुड आउटस्टैंडिंग का, वो लेटर भी आपका सबमिशन डेट से 3 मंथ्स पुराना नहीं होना चाहिए। ठीक है, 3 मंथ्स के अंदर अंदर होना चाहिए वो लेटर। ठीक है, आपका अपना लेटर भी, ठीक है, और सामने वाले स्पॉन्सर का जो आपको स्पॉन्सर कर रहे हैं, ठीक है ना, उनको दोनों का आपको लेटर चाहिए 3 मंथ्स से अंदर अंदर। अच्छा, अब बात ये आती है कि आपने, चलें, ये क्लियर कर दिया कि ज़रूरी नहीं है कि वो मेरे काम को उसने देखा हो, ठीक है ना, लेकिन वो मेरे काम को वेरीफाई कर सके। ठीक है ना, उसका वर्क ईमेल एड्रेस भी मुझे चाहिए होगा, उसका मेंबरशिप नंबर भी चाहिए होगा, और अगर वो ICAW मेंबर नहीं है तो मुझे उसकी मेंबर इन गुड आउटस्टैंडिंग भी चाहिए। अच्छा, इसमें आपको स्पॉन्सर का वर्ड देखें, अमूमन क्या होता है कि स्पॉन्सर का वर्ड सुन के ऐसा लग रहा है जैसे कि मुझे इस कैंडिडेट्स से पैसे भी देने पड़ेंगे। अमूमन जो स्पॉन्सरशिप होती है वो तो पैसों वाली होती है स्पॉन्सरशिप। ठीक है, और स्पॉन्सरशिप जो होती है उसमें आप पैसे देंगे तभी जाके आपको स्पॉन्सरशिप मिलती है। ठीक है, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। इसमें आपने अपने कोई नोन फ्रेंड, नोन रिलेटिव, अच्छा, ये फ्रेंड्स भी हो सकते हैं, रिलेटिव भी हो सकते हैं, सम केसेस इवन स्पाउस कैन ऑल्सो एक्ट एज स्पॉन्सर फॉर दिस पाथवे प्रोग्राम। इसमें आपके पास कोई रिस्ट्रिक्शन एज सच नहीं है। हाँ, बस शर्त क्या है कि वो आपको जानते हों, प्रोफेशनल कैपेसिटी में आपके काम को समझते हों।
ठीक है। अच्छा, इसमें एक चीज़ जो मैं ऐड करूँ, अच्छा इसमें बहुत सारे जो मेरे पास अक्सर ऐसा होता है कि जो स्टूडेंट्स मुझसे पाथ पे प्रोग्राम करवा रहे होते हैं, तो मैं उनका रिव्यू कर रहा होता हूँ इन द कैपेसिटी ऑफ मेंटोर। उसमें बोलते हैं सर प्लीज़ आप मेरे स्पॉन्सर बन जाएं, ठीक है ना, आप मुझे मेरे स्पॉन्सर बन जाएं, ताकि एक जो मेरी हैसल है ना एक स्पॉन्सर ढूंढने की, वो मेरी ख़त्म हो जाएगी। उस पर फिर मैं मना करता हूँ। उस पर मैं क्यों मना करता हूँ? क्योंकि देखें, हम जिन कैंडिडेट्स को डील कर रहे होते हैं, क्योंकि उनके साथ मैंने 5 साल नहीं गुजारे होते हैं, वो मेरे पास एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए आए होते हैं कि भाई आपसे मुझे पाथ पे प्रोग्राम करवाना है, ठीक है, आप मेरे पाथ पे प्रोग्राम को रिव्यू कर लें, उसको बेहतर बना दें, लेकिन बेहतर करने में मुझे गाइड कर दें, ठीक है। तो मेरे पास उस प्रोफेशनल कैपेसिटी मैं आपको हार्डली 1 मंथ और 2 मंथ ही जान सकता हूँ, ठीक है ना। तो मैं हमेशा अवॉइड करता हूँ कि मैं कभी भी ऐसे कैंडिडेट को स्पॉन्सर नहीं करता जिसको मैं 5 साल कम या उससे ज़्यादा नहीं जानता हूँ। मैं स्पॉन्सर किन कैंडिडेट्स को करता हूँ? यूजुअली जो मेरे फ्रेंड्स होते हैं, जो ऑडिट फॉर्म्स में काम कर रहे थे मेरे साथ, या और मेरे साथ करंट प्रैक्टिस में काम कर रहे हैं, उन और उनको जानते हुए मुझे 5 साल से ज़्यादा हो चुका है, उनको मैं स्पॉन्सर कर सकता हूँ। लेकिन हर एक कैंडिडेट जो मेरे पास इस बात पे प्रोग्राम के लिए आ रहा है, मैं उनको सिवाय मेंटोरशिप के उनको मैं स्पॉन्सर नहीं कर सकता, ठीक है। तो जो आपके टीचर्स हैं जो आपको 5 साल से जानते हैं, आप उनसे भी करवा सकते हैं। शर्त क्या है कि वो मेंबर हों एक आईफैक बॉडी के, ठीक है, उनके पास एक मेंबरशिप लेटर मौजूद हो, और प्लस के वो सीपीडी कंप्लाइंट हों 5 ईयर्स के लिए। ये आपके मेंबर इन गुड स्टैंडिंग के रिक्वायरमेंट्स को वो मीट करते हो। अच्छा, तो जो स्टूडेंट्स मेरे पास उस बात पे प्रोग्राम्स में आएंगे, तो वो मुझसे स्पॉन्सर के लिए नहीं रिक्वेस्ट कर सकते, क्योंकि मैं वो क्राइटेरिया मीट ही नहीं करता कि मैं आपको प्रोफेशनल कैपेसिटी में जानता हूँ फॉर अ पीरियड ऑफ 5 ईयर्स, जिस काम को आप वेरीफाई करवाना चाहते हैं, ठीक है। ये चीज़ मैंने क्लियर कर दी। तो मैंने आपको इसमें एग्जाम्पल्स भी दे दी कि कौन कौन स्पॉन्सर हो सकता है, ठीक है। आपके रिलेटिव्स हो सकते हैं, आपके वर्क कोलीग्स हो सकते हैं, आपके रिपोर्टिंग हायरार्की में आपके बॉस हो सकते हैं, ठीक है, आपके पीयर्स हो सकते हैं, फिर उसके अलावा आपके स्पाउस भी हो सकते हैं, और फिर उसके अलावा जो भी हो, बस उसके लिए शर्त क्या है कि उसे मेंबर होना चाहिए एफएक बॉडी का, ठीक है, उसको नॉर्मल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग रूट के ज़रिए उसने अपनी मेंबरशिप हासिल की हो, और वो मेंबर इन गुड स्टैंडिंग पे हो, ठीक है। ये चीज़ आपके स्पॉन्सरशिप के लिए चाहिए होगी, क्योंकि जब आप अपना ये डॉक्यूमेंट सबमिट करते हो, तो डॉक्यूमेंट सबमिट करते वक्त आपको एक टेम्पलेट प्रोवाइड किया जाता है। उस टेम्पलेट में आप अपनी डिटेल्स फिल करते हैं, और साथ साथ आप अपने स्पॉन्सर की डिटेल्स भी फिल करते हैं। उस स्पॉन्सर की डिटेल्स में आपको उनका वर्क ईमेल एड्रेस, ठीक है, आपको उनका कंप्लीट नेम, आपको उनका मेंबरशिप नंबर, फिर उनका लेटर ऑफ मेंबरशिप या मेंबर इन गुड स्टैंडिंग आपको चाहिए होता है। तो मेंबर इन गुड स्टैंडिंग आपको चाहिए होगा अपने स्पॉन्सर का। ये 4 चीज़ें आपको फिर लिख के फिर आप डॉक्यूमेंट अटैच करके आपको सबमिट करनी होती है। उसके बगैर आपकी सबमिशन कंप्लीट नहीं मार्क होगी, ठीक है। तो ये आपके पास स्पॉन्सर के लिए। अच्छा, स्पॉन्सर के लिए मैंने आपको कुछ देर पहले भी अभी आपको रिपीट किया कि क्या क्या शर्त हैं या क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। सबसे पहले तो वो उस एप्लीकेंट को जानते हो, ठीक है ना, क्योंकि कैंडिडेट्स को मैं हार्डली 1 मंथ 2 मंथ के लिए जानता हूँ, ठीक है ना। वो एक पर्टिकुलर मेंटोरशिप प्रोग्राम के लिए ज़रिए वो मेरे पास टच में आते हैं, और फिर उसके बाद मेरा उनसे कोई कांटेक्ट नहीं रहता। तो उनके लिए एप्लीकेंट को जानना ज़रूरी है, ठीक है। ये स्पॉन्सर की रिक्वायरमेंट है कि वो ये बता सकें कि एप्लीकेंट इज़ ऑफ गुड कैरेक्टर, ठीक है। अगर उनके पास वेरिफिकेशन के हवाले से कोई भी क्वेरी आती है आईसीडब्ल्यू के बॉडी से, तो वो कंफर्म कर सकें कि हाँ वो इस एप्लीकेंट को जानते हैं, हाँ वो ये भी जानते हैं कि जो एप्लीकेंट है ही इज़ ऑफ अ गुड कैरेक्टर, ठीक है। अच्छा, और तीसरा जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि वो इस काम को वेरीफाई कर सकें कि जो भी उसने आंसर दिए इट इज़ अ ट्रू एंड एक्यूरेट रिप्रेजेंटेशन ऑफ देयर वर्क। ये वो तीसरी रिक्वायरमेंट है जहाँ पर बहुत सारे स्पॉन्सर्स आपके आउट हो जाते हैं, ठीक है, और बहुत कम लोग होते हैं जो कि आपके काम को वेरीफाई कर सकें, जो कि आपके काम को सपोर्ट कर सकें। देखिए, ऑर्गेनाइजेशन यूजुअली लोग करते क्या है कि वर्क कोलीग से करवा लेते हैं, वर्क कोलीग्स को स्पॉन्सर करने के लिए कह देते हैं, अपने बॉस को कह देते हैं, अपने रिलेटिव्स में जो आपको काम को समझते हैं, जो सेम फील्ड में हो, वो आप उनसे अपने सुकून से आप उनको स्पॉन्सर करवा सकते हैं। अच्छा, ये क्वेश्चन आ सकता है स्टूडेंट्स के माइंड में कि स्पॉन्सरशिप के लिए क्या मुझे अपने स्पॉन्सर को कोई पैसे देने हैं? तो इसके जवाब है कि नहीं, आपने अपने स्पॉन्सर को कोई पैसे नहीं
नहीं देनी होती। कहीं पे कोई कंपलसरी रिक्वायरमेंट नहीं है कि आप अपने स्पॉन्सर को पैसे दें तो वो आपको स्पॉन्सरशिप के लिए एग्री करेगा कि हाँ ठीक है आप मेरा नाम नेम कोट कर सकते हैं। ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। गुड फेथ में आप कर दें, स्पॉन्सर आप अरेंज कर लें, वो गुड फेथ में आपको साथ अपनी डिटेल शेयर कर दें और आपके काम को पढ़ लें, ये उसको इतना काम करना है, ठीक है। अच्छा, एक सजेशन जो मैं हमेशा देता हूँ अपने कैंडिडेट्स को जब अब वो अपना ये डॉक्यूमेंट कंप्लीट कर रहे होते हैं, तो मैं हमेशा कहता हूँ कि देखें, एग्जामिनेशन ऑफ एक्सपीरियंस का डॉक्यूमेंट मैं तो आपको मेंटोरशिप कैपेसिटी में आपको गाइड कर सकता हूँ, आपके आंसर्स को बेहतर बनाने में आपको सपोर्ट कर सकता हूँ। जो आपका स्पॉन्सर है उस स्पॉन्सर से आप वो डॉक्यूमेंट को लाजमी पढ़वाएं, ठीक है। क्यों मैं ये बात कहता हूँ, आपके स्कोर बढ़ाने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, ठीक है ना। मैं तो आपको एक लिमिटेड फ्रेम में आपको ये बता सकता हूँ कि भाई आपके आंसर में ये लिमिटेशंस है, ये प्रॉब्लम है, इसको सही करते हैं। जब आपका एक वेल फ्रेम्ड आंसर जब मेरे पास से आपको डॉक्यूमेंट ओके हो जाएगा, आपने वो डॉक्यूमेंट लाजमी अपने स्पॉन्सर्स को पढ़वाना है, उनको भेजें, उनसे रिव्यू करवाएं कि भाई ये मेरा एक डॉक्यूमेंट है और इस डॉक्यूमेंट के ज़रिए मैं अपने पिछले 5 साल को रिफ़्लेक्ट करना चाहता हूँ कि मैंने अपने काम में क्या सीखा, क्या किया, ठीक है। स्पॉन्सर से ज़्यादा बेहतर कोई पर्सन नहीं होता जो कि आपके काम को जानता हो, ठीक है। तो स्पॉन्सर से जब आप वो डॉक्यूमेंट पढ़वाएंगे, हो सकता है वो आपको इनपुट दें और इनपुट देकर आप उसमें कुछ फीडबैक चेंज करवाना चाहते हैं, बिल्कुल करवा लें। हम हमेशा मेरे पास फॉर एग्जांपल इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए तो आपके पास मल्टीपल रिव्यूज़ का ऑप्शन अवेलेबल है। उस मल्टीपल रिव्यूज़ में क्या होता है कि जो लास्ट रिव्यू होता है, मैं सेकंड लास्ट रिव्यू में आपका डॉक्यूमेंट ओके कर दूंगा और मैं आपको उस वक्त रिकमेंड कर दूंगा कि आप लाजमी अपने स्पॉन्सर से उस डॉक्यूमेंट को रिव्यू करवा लें। जब आपके स्पॉन्सर आपको रिव्यू करके देंगे तो आपने उसमें जो भी फीडबैक है आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं 1-on-1 कॉल पे, और वहाँ पे मैं आपको गाइड कर दूंगा, हाँ ठीक है ये वाली चेंज आप एक्सेप्ट कर लें, इससे आपका आंसर बेहतर हो रहा होगा, ठीक है। तो उसको मैं बिल्कुल उस चेंज को एक्सेप्ट करूँगा। जहाँ पे आपके आंसर्स बहुत ज़्यादा डिटेल या बहुत ज़्यादा टेक्निकल हो रहे होंगे, वहाँ पे फिर मैं उस फीडबैक को रोकूंगा कि नहीं, इस फीडबैक को आप हटा दें, ठीक है, ताकि आपका आंसर एटलीस्ट वेरीफाइबल तो है ना कि आपके स्पॉन्सर ने एग्री कर दिया कि हाँ ठीक है ये सब काम को वो समझता है और ही इज़ क्रेडिबल टू अंडरस्टैंड व्हाट यू हैव रिटन इन दैट डॉक्यूमेंट। ये चीज़ें आपके स्पॉन्सर के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि इन चीज़ों को वो समझें। अच्छा, इसमें एक सवाल आता है स्टूडेंट्स से, जो एप्लीकेंट्स होते हैं वो एक सवाल करते हैं कि सर ये मेरा इतना कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट है कि मैं अगर किसी को ईमेल करूं या किसी को भेजूं तो मेरे आंसर्स कॉपी होने का ख़तरा होता है, प्लेजरिज्म का रिस्क आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है, ठीक है। इसीलिए एक और ऑप्शन ये अवेलेबल होता है कि देखें जो वर्क कोलीग्स हैं ये सेम ऑर्गेनाइजेशन पे अवेलेबल होते हैं या आपके रिलेटिव्स हैं, आप उनके पास जाकर आप उनको अपने ही लैपटॉप पे व्यू करवा लें, उनसे ओपिनियन ले लें, भले वर्बल फीडबैक भी चल जाएगा, आप उनसे ओपिनियन ले लें ताकि आपका जो ये डर है कि मेरे आंसर्स कॉपी हो जाएंगे या मेरे आंसर्स जो हैं पब्लिक हो जाएगा या मेरा आंसर्स लीक हो जाएंगे, या ऐसा तो नहीं कि मेरा आंसर कॉपी करके किसी और कैंडिडेट को दे दिया जाए, तो ये फिर आपने ज़रूरी, फिर आपके पास तो यही ऑप्शन है कि बस आप अपने लैपटॉप पे अपने डेस्कटॉप पीसी पे आप रिव्यू करें फिर आगे ना भेजें, ठीक है। क्योंकि अगर आपका आंसर कॉपी हुआ और ये ICW की ऑर्गेनाइजेशन ने आइडेंटिफाई किया ये प्लेजरिज्म है या पहले से उनके पास ये आंसर्स अवेलेबल थे, तो फिर आपको आपके आंसर्स में फ़ेल होने का चांस बढ़ जाता है, ठीक है। अच्छा, एक और क्वेरी जो बच्चे स्पॉन्सरशिप के लिए पूछते हैं लास्ट में, जैसे दो दोस्त हैं, दोनों दोस्त जो हैं वो ICW मेंबरशिप के लिए पाथवे प्रोग्राम्स में अपने आप को एंटर करवाते हैं, ठीक है। तो सवाल ये आता है कि सर किसी और को स्पॉन्सर बनाने के बजाय मैं अपने दोस्त को ही स्पॉन्सर बना देता हूँ, क्या ये एक्सेप्टेबल होगा? इसका जवाब भी हाँ है, ठीक है। आप बिल्कुल अपने दोस्त को स्पॉन्सर के तौर पे आप नॉमिनेट कर सकते हैं, ठीक है, एज लॉन्ग एज कि वो 3 रिक्वायरमेंट्स को मीट करे। कौन कौन सी? कि वो सबसे पहले कि एक्टिव मेंबर हो अपनी बॉडी, प्रोफेशनल बॉडी के साथ, ठीक है, वो CPD कंप्लाइंट हो और उसने जो एग्जिस्टिंग मेंबरशिप हासिल की वो थ्रू नॉर्मल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग रूट के ज़रिए हासिल की होगी, ठीक है। तो आप अपने दोस्तों को भी बना सकते हैं, वो सबसे कन्वीनियंट वे मुझे लगता है, मेरे एप्लीकेंट्स को लग रहा होता है कि सर
बेहतरीन है कि मेरा दोस्त मुझे जानता भी है, 5 साल क्या मुझे 10-15 साल से जानता है, मैं सुकून से उसको नॉमिनेट करूँगा, वो मेरे काम को वेरीफाई करके इनपुट भी दे सकता है। ठीक है, ज़्यादातर केसेस मैंने ऐसे ही देखे हैं, वरना जो कुछ केसेस ऐसे होते हैं मैं यूजुअली बॉस को रिव्यू करवाते वक्त जो है ना थोड़ा सा हेसिडेंट होते हैं कि सर बॉस से तो रिव्यू कराना, फिर पहले उनसे कुछ नहीं पॉजिटिव फीडबैक मिल रहा होता, तो इसलिए क्या करते हैं कि अपने पेयर कोलीग्स से करवा लेते हैं। अच्छा, मैं पेयर कोलीग्स पे भी मैं आपको बताऊं, आईफैक बॉडी मेंबर्स का होना ज़रूरी है। आपके वो वर्किंग कोलीग्स जो कि MBA हों, ठीक है ना, आप उनसे नहीं करवा सकते, आपको लाजमी आईफैक मेंबर्स से करवाना पड़ेगा स्पॉन्सरशिप। ठीक है, एक चीज़ ये मैं क्लैरिफाई करता हूँ। अब स्पॉन्सर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बाद अब हम नेक्स्ट चलते हैं। ठीक है, ये तो मैंने आपको वो 6 रिक्वायरमेंट्स थी, वो 6 रिक्वायरमेंट्स को मैंने आपको वन बाय वन मैंने आपको ये एक्सप्लेन किया कि ये जो पाथवे प्रोग्राम है, इस पाथवे प्रोग्राम की जो रिक्वायरमेंट्स हैं, जब आप इन 6 रिक्वायरमेंट्स को मीट कर लेंगे, ठीक है ना, तो फिर आप अपने आप को समझ लें कि आप एलिजिबल हैं, आप इस पाथवे प्रोग्राम के लिए अपने आप को इनरोल करवा लें। ठीक है, अच्छा, आपके पास एक अब क्या आते हैं अंडरस्टैंडिंग। अब ये सब तो वो चीज़ें थी कि जब आप इस प्रोग्राम के ज़रिए एंटर होते हैं, तो ये मैंने आपको एक बेसिक ग्राउंड आपके डेवलप कर दिए कि आपको ये 6 रिक्वायरमेंट्स समझ में आ रही हैं, आप उस क्राइटेरिया को मीट कर रहे हैं, तो फिर आपके पास आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। अच्छा, उन 6 रिक्वायरमेंट्स में जो स्पॉन्सरशिप वाली जो रिक्वायरमेंट है, वो आप सुकून से जब आप सबमिशन विंडो की तरफ जा रहे हो, तो सबमिशन विंडो से पहले पहले आप अपना स्पॉन्सर अरेंज करा लें, कोई ऐसा मसला नहीं है। अच्छा, अब आपको एज अ कैंडिडेट, अब आप एक एप्लीकेंट के तौर पे आप अपेयर हो रहे हैं, आपके ऊपर क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी लाई करती है, आपकी तरफ से क्या क्या चीज़ों की कंप्लाइंसेस को आपने इंश्योर करना है, वो अब आपको मैं इस वीडियो के ज़रिए बताता हूँ। ठीक है, सबसे पहली एक अंडरस्टैंडिंग जो ये होनी चाहिए वो आपके पास क्या है कि आपको अपना काम डेमोन्स्ट्रेट करना है। ठीक है, पिछले 5 सालों में आपने क्या काम किया, क्या काम सीखा, क्या काम आपने ऐसा किया जिसकी वजह से आपको रिकग्निशन मिली, बी इट एनी पार्ट ऑफ योर वर्क। ठीक है, जो आप इस एग्जामिनेशन ऑफ एक्सपीरियंस में लेकर आएंगे, आपने बहुत थॉरली उसको प्लान करना पड़ेगा। ठीक है, आप हैज़र्ड इस डॉक्यूमेंट पे अपनी फीलिंग्स को पोर नहीं कर सकते हैं, आप रैंडमली अपने आइडियाज़ को लिख नहीं सकते इस एग्जामिनेशन ऑफ एक्सपीरियंस डॉक्यूमेंट में। क्यों? क्योंकि ये एक बहुत वेल स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चन का डॉक्यूमेंट है। ठीक है, यहाँ पर आपके पास आपके पिछले 5 सालों पे आपने क्या क्या काम कैसे कैसे किया और किस स्टेज पे किया। ठीक है, तो वो आपको समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप उसी हिसाब से अपने डॉक्यूमेंट को प्लान करेंगे। अच्छा, मैं यूजली मेरे पास जो एप्लीकेंट्स आते हैं ICW पाथवेज प्रोग्राम के, उनका होता क्या है कि ICW पाथवे प्रोग्राम पे वो ये सोच रहे होते हैं कि हम कुछ भी लिख देंगे और कुछ भी लिखने के बाद हमें तो सिर्फ पास करना है। ठीक है, ऐसे पास नहीं होता। ठीक है, जो बहुत लाइट ले रहे होते हैं इस पाथवे प्रोग्राम को, वो फिर उनके मार्क्स लो आ रहे होते हैं, या फिर वो ये फर्स्ट सबमिशन पे पास नहीं कर पाते। क्यों? बहुत सारा इसमें मैं आपको एक अपने एक्सपीरियंस शेयर करूँगा कि एक ऑर्गेनाइजेशन में सीनियर पोजीशन पे आपके फाइनेंस का पर्सन बैठा हुआ है। ठीक है, उसने कहा मेरे पास तो 15 साल का एक्सपीरियंस है, मैं बहुत सुकून से पिछले 5 साल अपने डॉक्यूमेंट कर लेता हूँ। क्या किया उसने अपने बिल्कुल रैंडम आइडियाज़ उसने डॉक्यूमेंट करके भेजे। मैंने एडवाइस भी किया कि प्लीज़ देखें ये डॉक्यूमेंट बिल्कुल सही नहीं, आपने रिक्वायरमेंट्स मीट नहीं की। कौन सी रिक्वायरमेंट्स जो डॉक्यूमेंट करने की रिक्वायरमेंट्स है वो आपने मीट नहीं की है। अच्छा, मेरा उनके साथ 1-to-1 सेशन था, और 1-to-1 सेशन में मैंने उनको समझाया भी कि देखें आपने करना क्या था। आपके हर क्वेश्चन की अपनी अपनी एक रिक्वायरमेंट होती है, और एक लेवल पर आकर उसको रोकना होता है उस आंसर को। ठीक है, और आपने वर्ड काउंट का भी बड़ा ख्याल करना पड़ता है। और मेरे साथ मैंने उनको 1-to-1 सेशन करके उनको एक्सप्लेन कर दिया, और फिर मैंने उनको बताया कि क्या आप लाजमी इस डॉक्यूमेंट को रिवाइज़ कर लीजिएगा, जो भी मैंने आपको इस 1-to-1 कॉल पर मैंने आपको समझाया। उन्होंने वो इंस्ट्रक्शंस शायद नहीं की, और फिर मुझे जब रिज़ल्ट्स आए तो मैंने उनसे पूछा कि क्या आया रिज़ल्ट, तो उन्होंने मुझे बताया कि नहीं पास हुआ।
ठीक है। मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, अब एक्सपीरियंसेस डिफरेंट शेयर करने से आपको ये फ़ायदा होता है कि आप ऐसी गलती करने से बच जाएंगे, आप नहीं करेंगे। ठीक है ना। मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ अपने एप्लीकेंट्स को कि देखें, 1-to-1 सेशन आप करना चाहते हैं बिल्कुल करें, कोई मसला नहीं। लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है, 1 सेशन करने में आपका डॉक्यूमेंट मेरे पास दोबारा नहीं आएगा रिव्यू करने होने के लिए। यहीं से प्रॉब्लम ये अराइज होती है कि ना आपको सेटिस्फेक्शन होगी और मुझे सेटिस्फेक्शन लास्ट में नहीं होती। मैं कहता हूँ अगर मुझे प्रोफेशनल कैपेसिटी में CFO लेवल पे कोई बंदा काम कर, ऑब्वियसली उसकी डॉक्यूमेंटेशन स्किल्स बहुत अच्छे होंगे, ठीक है, बहुत अच्छे टेक्निकल स्किल्स भी बहुत अच्छे होंगे। बट रिक्वायरमेंट क्या लाई करती है, रिक्वायरमेंट ये लाई करती है कि आपने इस डॉक्यूमेंट में अपना कौन सा एक्सपीरियंस किस तरीके से डॉक्यूमेंट करना है। वो हमारे नेक्स्ट वीडियो में, ये मेरे साथ जो आपके 1-to-1 सेशंस में होंगे, मैं उसमें आपको डिटेल में बताऊँगा। ठीक है, वो आपने लाजमी गेटर करना है। तो यूजुअली क्या होता है, 3-to-5 सेशंस होते हैं। 3-to-5 सेशंस में एक नॉर्मल कैंडिडेट जो कि अपना बिजी शेड्यूल देख रहा होता है, क्योंकि आप लोग अपने मेंबर्स हैं, ऑब्वियसली आप लोग एक अच्छे मैनेजरियल पोजीशन पे काम कर रहे होंगे, तो आपके पास वर्कलोड वैसे ही बहुत होता है। इसके लिए टाइम निकालना, डेडिकेटेड टाइम आप 2 to 3 आवर्स ऑन अ डेली बेसिस अगर आप करें फॉर 1 वीक ओनली, बस मैक्सिमम 1 वीक के लिए आप कर लें, बहुत सुकून से आपका ये डॉक्यूमेंट तैयार हो जाएगा। उसमें मेरा आपके साथ 1-to-1 रिव्यू चल रहा होता है, ठीक है ना। और जब 3 रिव्यूज़ हो जाएँ, 5 रिव्यूज़ हो जाए, मोर देन इनफ है। आप सुकून से इसको सबमिशन के लिए रेडी रखें अपना डॉक्यूमेंट। अच्छा, एक चीज़ जो मैं आपको गाइड करना चाहूँगा, वो गाइड करने के हवाले से क्या है, देखिए सबमिशन विंडो, लेट्स से अपकमिंग जो सबमिशन विंडो है वो आपकी मई में है, ठीक है। आप ये कभी भी ये हरकत ना करें, मैं एडवाइस करूँगा ना करें। ये आपके मेंटोर्स के ऊपर भी बहुत बड़ा प्रेशर होता है। आपकी सबमिशन विंडो मई के फर्स्ट वीक में आएगी, आई थिंक 13 मई है, ठीक है। और इसमें क्या है कि आपको अप्रैल में याद आता है कि चलें, मैं तो 5 ईयर्स कंप्लीट हो गए, अब मैं स्टार्ट करता हूँ मेंटोर ढूंढना, फिर मेंटोर के बाद स्पॉन्सर ढूंढना। देखिए, जब सबमिशन विंडो से 1 मंथ रह जाए तो आप देखें, आप जल्दबाजी में डॉक्यूमेंट तैयार नहीं कर सकते। जो आइडियाज़ आपको ब्रेनस्टॉर्म करने हैं, जो आइडियाज़ आपको जॉट डाउन करने हैं और एक ऑर्डर में लेकर आना है, वो आप एक महीने में अपने बिजी वर्क शेड्यूल के साथ नहीं कर सकते। वो कुछ ना कुछ रह ही जाएगा या कुछ ना कुछ गलतियाँ रह जाएंगी, तो आप मार्क्स में प्रॉब्लम आ सकती है, ठीक है। मैं हमेशा ये एडवाइस करता हूँ, जैसे ही आपकी प्रीवियस विंडो क्लोज हो, आप बिल्कुल अपने आप को मेंटल कैपेसिटी पे रेडी रखें कि बस ठीक है, मेरे पास ये 3 मंथ्स हैं, मैं पहले सुकून से इस वीडियो को पूरा कंप्लीट देख लूँ, समझ लूँ, फिर उसके बाद अपने आइडियाज़ को जॉट डाउन कर लूँ, और फिर आप मेरे पास अपने आप को इनरोल करवाएं, इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए इनरोल करवाएं, ठीक है। और फिर अब मैं आपको फिर 1-to-1 गाइड करूँगा आराम से। आप समझ लें, एक वीक में एक सेशन आपका मेरे साथ होता है, तो अगर मेरे साथ आपके 3 सेशंस हैं, 3 वीक्स आर मोर देन इनफ कि आपका डॉक्यूमेंट सुकून से तैयार हो जाएगा। सबमिशन विंडो से आपके 1 महीना पहले आपके डॉक्यूमेंट रेडी हो गए। डॉक्यूमेंट रेडी होने के बाद आप अपने स्पॉन्सर को ढूंढ लें। स्पॉन्सर को ढूंढना पहले से चाह रहे हैं, आप पहले से ढूंढ लें, कोई ऐसी मसला की बात नहीं है। सुकून से आप जब ये कर लेंगे काम, तो जब आपकी सबमिशन विंडो आएगी, आप बिल्कुल मेंटली रिलैक्सड हो गए। आपने कुछ भी नहीं करना है, आपने सिंपल जाकर बटन क्लिक करना है, फील्ड्स को फिल करना है, और आपके पास ये डॉक्यूमेंट फिल हो जाएगा। तो मैं हमेशा ये रिकमेंड करता हूँ अपने कैंडिडेट्स को कि देखिए, सबमिशन विंडो से 1 महीना पहले पहले जल्दबाजी नहीं कीजिएगा। जल्दबाजी करते हैं, आपका रिज़ल्ट ख़राब हो जाएंगे, ठीक है। रिज़ल्ट ख़राब होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है। वो मैं भी नहीं चाहता। जब आप इतनी फ़ीस पे करोगे, ठीक है ना, फ़ीस पे करो, मेंटोरशिप की फ़ीस अलग है, ठीक है, आपके एग्जामिनेशन और पाथवे एक्सपीरियंस के डॉक्यूमेंट के पैसे अलग होते हैं सबमिशन के। बिल्कुल आप अपना इतना कीमती पैसा जो है ना, आप बिल्कुल जल्दबाजी में ना लगाएं। सुकून से प्लान आउट कर लें। ये कम करंट विंडो नहीं करनी, नेक्स्ट विंडो कर लें। साल में 3 विंडोज़ आपके पास ओपन हो रही होती है, सुकून से आप उसको अटैम्प्ट कर लो, ठीक है। तो ये कैंडिडेट के लिए अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ज़रूरी है कि वो पिछले 5 सालों को जो वो रेफ़र कर रहा है उस डॉक्यूमेंट में, उसको एक प्लान्ड ऑर्गेनाइज्ड मैनर में उसको वो आप रेफ़र करवाएं, ठीक है। अच्छा, अब आपको एग्ज़ामिनेशन ऑफ एक्सपीरियंस पर आते हैं, ठीक है। ये है वो स्टेज जहाँ पर मैं आपको सिंपल सा एग्ज़ामिनेशन ऑफ एक्सपीरियंस में अब आपका ये एग्ज़ाम एंटर होता है। अब सवाल ये है कि सर, ये एग्ज़ामिनेशन ऑफ एक्सपीरियंस तो है, क्या ये मॉडरेशन हो रही होती है, फ़िज़िकल मॉडरेशन होगी, ऑनलाइन मॉडरेशन हो रही होती है, या फिर मैं इसको
बिल्कुल अपने पेस पे कंप्लीट करो। तो उसका जवाब ये है कि ना इस पेपर की ऑनलाइन मॉडरेशन होती है, ना इस पेपर की फ़िज़िकल मॉडरेशन होती है। आप किसी सेंटर में जाकर ये पेपर नहीं देते, ठीक है। एग्जामिनेशन ऑफ एक्सपीरियंस का डॉक्यूमेंट नाम क्या है? पाथवे एग्जामिनेशन ऑफ एक्सपीरियंस। ये जो पाथवे प्रोग्राम है, इस पाथवे प्रोग्राम में मेंबर्स अपने कन्वीनियंस पे इस अपने 5 ईयर्स को डॉक्यूमेंट करते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपके पास ये है कि आपके पास ये जो 5 ईयर्स हैं, ये आप अपने पिछले 5 सालों को डॉक्यूमेंट करते हैं, ठीक है। अपने पेज पे कर रहे होते हैं, फिर हर जो आप 5 ईयर्स को डॉक्यूमेंट करोगे उसको फिर आपने रिक्वायरमेंट बाय रिक्वायरमेंट, फॉर एग्जांपल जो एग्जामिनेशन ऑफ एक्सपीरियंस का टेम्पलेट फॉर्म है वो आपको यहाँ से मिल जाएगा। ये लिंक आपको अवेलेबल होगा, ठीक है। जब आप ये वीडियो व्यू कर रहे होंगे तो आप इस लिंक को क्लिक करें, ठीक है ना, एग्जामिनेशन ऑफ एक्सपीरियंस फॉर्म को, और आप उस डॉक्यूमेंट आपके पास एक वर्ड टेम्पलेट की एक फ़ाइल ओपन हो जाएगी। उस वर्ड टेम्पलेट की फ़ाइल जब ओपन होगी तो आपको उसमें सबसे पहले इंस्ट्रक्शंस आएंगे, इंस्ट्रक्शंस बने हुए होंगे, फिर आपके पास हर पेज पे एक क्वेश्चन लिखी हुई होगी, यूजिंग योर वर्क एक्सपीरियंस डिस्क्राइब दिस। करते 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 इस तरह के टोटल 5 क्वेश्चंस हैं, ठीक है। 5 क्वेश्चंस, 9 पार्ट्स, और 9 पार्ट्स के बाद फिर आपके पास एक सेकंड सेक्शन खुलेगा उस डॉक्यूमेंट में, वो होगा आपका वर्क एक्सपीरियंस का। वहाँ पर फिर आपने क्या करना है, वर्क एक्सपीरियंस पर आप अपना बताएंगे। वर्क एक्सपीरियंस में जो डॉक्यूमेंट करेंगे, लेटेस्ट वर्क एक्सपीरियंस सबसे पहले आएगा आपका, ठीक है। और फिर अब फिर आप उसको 5 ईयर्स बैक लेकर उसको कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो ये आपका एग्जामिनेशन ऑफ एक्सपीरियंस का एक डॉक्यूमेंट के लिए आपको ये टेम्पलेट लाजमी देखना है। अच्छा, अब एक सवाल आना चाहिए इस कैंडिडेट्स के जहन में, और बच्चे अक्सर करते हैं, वो क्या है कि आपको इस डॉक्यूमेंट में क्या क्या चीज़ें टेस्ट की जा रही हैं आपकी, ठीक है ना, और जो क्वेश्चंस हैं वो क्वेश्चंस आपको किस लेवल पर आकर आपको वो आंसर करना चाहिए, उसके लिए आपको बड़ा एडवाइस करूँगा। 1-to-1 सेशन में मैं आपको बाकायदा क्वेश्चन बाय क्वेश्चन लेकर चलूँगा कि किस तरीके से आपने हर क्वेश्चन को किस स्टेज पर लाकर छोड़ना है, ठीक है। यहाँ पर आपको प्लानिंग स्टेज के क्वेश्चंस आपसे टेस्ट हो रहे हैं, ठीक है। आपकी एनालिटिकल स्किल्स आपकी टेस्ट हो रही है इस डॉक्यूमेंट में। फिर आप किस तरीके से डिफरेंट सेट ऑफ ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल होते हैं और उसमें से कौन सा ऑप्शन आप प्रायोरिटाइज करते हो, इसकी आपके लिए प्रोफेशनल जजमेंट आपकी टेस्ट हो रही होगी। फिर किस तरीके से आप अपने आंसर को डॉक्यूमेंट कर रहे हैं, ठीक है ना, वो आपके पास क्वालिटी ऑफ थॉट पे आएगा, सही है। फिर अवेयरनेस ऑफ करंट एंड टेक्निकल इश्यूज़। अब क्योंकि आप किसी के आंसर को कॉपी नहीं कर सकते, ठीक है। आप किसी आंसर को रेफ़र ज़रूर कर सकते हो, लेकिन आप वहाँ से वर्ड्स को या सेंटेंसेस को या पैराग्राफ्स को आप कॉपी नहीं कर सकते। इसीलिए हमेशा करंट टेक्निकल इश्यूज़ जो भी आपने अपने पिछले 5 सालों में सीखा, हर कैंडिडेट का बड़ा यूनिक होता है। हर कैंडिडेट का अपना वर्क एक्सपीरियंस, अपना लाइफ एक्सपीरियंस बिल्कुल अलग होता है, इसीलिए उनके आंसर्स भी अलग होने चाहिए। यहीं से आपके पास जो भी आपकी अवेयरनेस है करंट और टेक्निकल इश्यूज़ की, वो आप बिल्कुल बताओगे। अच्छा, बहुत सारे स्टूडेंट्स जो एप्लीकेंट्स होते हैं वो डिफरेंट कंट्रीज़ में काम कर रहे होते हैं, कुछ मिडिल ईस्ट में होते हैं, कुछ यूएस साइड पर होते हैं, ठीक है। तो वहाँ के अपने टेक्निकल इश्यूज़ अलग होते हैं, करंट इश्यूज़ अलग होते हैं। अब सवाल ये है कि क्या आप एक मेंबर हैं, आप ऑब्वियसली आप मेंबर हो, आप कितना टेक्निकल अपने आंसर को देना चाह रहे हैं, कितनी टेक्निकलिटीज़ उसमें बिल्ड करना चाहते हो। तो मेरा हमेशा ये रिकमेंडेशन रहती है कि देखें, जो आपका एग्जामिनर है वो आपकी टेक्निकलिटीज़ को टेस्ट नहीं कर रहा, वो ये टेस्ट नहीं कर रहा है कि आपको IFRS की कितनी नॉलेज है, आपको IAS की कितनी नॉलेज है, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये जो टेस्ट आपके होने थे ये आपके एग्जिस्टिंग मेंबरशिप में ही हो गए। अगर आप ICAP मेंबर हो, अगर आप ICAP मेंबर हो, अगर आप ACCA मेंबर हैं, आप उसके एग्ज़ाम्स में ही आपने अपने आप को ये प्रूव कर दिया है कि आपको इन स्टैंडर्ड्स की रीज़नेबल या स्ट्रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग अच्छी खासी है, ठीक है। आपने ये प्रूव कर दिया है कि आपको IFRS IAS की एक बेहतरीन अंडरस्टैंडिंग है, तभी आपकी इस ऑर्गेनाइजेशन की मेंबरशिप हासिल की है। तो यहाँ कॉन्सेप्ट आपके टेक्निकल नॉलेज का उस हिसाब से नहीं होता कि आप टेक्निकल वर्ड्स आप लिखोगे और बाकायदा आप उसको एक्सप्लेन करेंगे, बिल्कुल भी ऐसा कुछ नहीं है। अपने आपके आंसर्स जितने
प्रॉपरली डॉक्यूमेंटेड हो, ठीक है ना। बहुत ज़्यादा टेक्निकल नहीं होने चाहिए, लेकिन बिल्कुल भी लेमैन लैंग्वेज ना हो। आप उसमें अपने कीवर्ड्स को इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर वर्ब्स का बहुत ज़्यादा ख्याल किया जाता है। जब आप रिक्वायरमेंट बाय रिक्वायरमेंट आप मुझसे 1-to-1 सेशन आप समझेंगे, तो मैं आपको समझाऊंगा कि वर्ब्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं आपके आंसर्स को ड्राफ्ट करने में, ठीक है। ये चीज़ का हमें ख्याल रखना है एग्जामिनेशन ऑफ एक्सपीरियंस। अच्छा, एग्जामिनेशन ऑफ एक्सपीरियंस में अब मैं आपको डॉक्यूमेंट पर लेकर चलूँ कि आपके पास क्या क्या डॉक्यूमेंट्स में ख्याल करना चाहिए। इसमें मैंने आपको ये बताया था एग्जामिनेशन ऑफ एक्सपीरियंस में। देखिए, ये जो पाथवे प्रोग्राम है, ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी जब आप प्रेजेंटेशन को प्ले करेंगे, ठीक है। और प्रेजेंटेशन के साथ साथ आपको ये पाथवे प्रोग्राम का वो वर्क डॉक्यूमेंट है जिस पे मैंने आपको अभी रेफ़र करा था। इसके 2 सेक्शन हैं, ठीक है, एक पार्ट 1 और एक पार्ट 2। पार्ट 1 और पार्ट 2 में क्या अलग अलग डिफरेंस है? पार्ट 1 जो है इट्स अबाउट डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ प्रोफेशनल स्किल्स। पार्ट 2 इज़ अबाउट योर समरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। यहाँ पर आपको ये 2 अलग अलग पार्ट्स होते हैं। ये आपके एग्जामिनेशन ऑफ एक्सपीरियंस की डॉक्यूमेंट का हिस्सा है। ये दोनों चीज़ें आपके डॉक्यूमेंट का हिस्सा होते हैं। एग्जामिनेशन ऑफ एक्सपीरियंस में जब आप ये करेंगे कि आपने पहले अपने 5 क्वेश्चंस जो कि 9 पार्ट्स में टूट रहे होते हैं, तो आपने करना क्या है कि आप उसमें अपने पिछले 5 सालों को हर एक साल किसी न किसी पार्ट में आप लेकर जाओगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास 5 क्वेश्चंस, ठीक है। और यहाँ पर आपको 5 क्वेश्चंस में उसके बहुत सारे पार्ट्स आते रहेंगे, ठीक है ना। आपके पास जो पार्ट्स आते हैं, तो उसमें फिर आपने करना क्या है, इन 5 क्वेश्चन पे हर एवरी ईयर शुड बी डिफरेंट। एवरी ईयर शुड बी, यहाँ पे आपने पिछले 5 सालों को अलग अलग पार्ट्स में आपने इस्तेमाल कर लिया। फिर उसके बाद करना क्या है कि आपने पिछले 5 सालों पे आपने क्या किया, आप उसको शॉर्ट पैराग्राफ आप अपने रोल का बताएंगे, ठीक है। फिर आप अपने काम के बारे में बताएंगे कि आप उस दौरान क्या क्या काम किया। रोल मीन्स आप अपने डेजिग्नेशन को बताना चाह रहे हैं, बिल्कुल बताएं। इसमें एक क्वेश्चन अक्सर आता है बच्चों से, सर क्या मैं अपने ऑर्गेनाइजेशन का नाम कॉन्फिडेंशियल रखना चाहता हूँ, तो मैं ABC यूज़ कर लूँ, XYZ यूज़ कर लूँ? देखिए, ये रिकमेंडेड अप्रोच नहीं है। मैंने जितनी भी आज तक स्टूडेंट की क्वेरीज देखी हैं, इवन के व्हाट्सएप ग्रुप में भी रिसीव हुई हैं, जो ICW के ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स रन करते हैं, उस व्हाट्सएप ग्रुप में भी हमेशा से यही एडवाइस आती है कि ये डॉक्यूमेंट आपका कॉन्फिडेंशियल है, ठीक है। आपके ऑर्गेनाइजेशन में आप क्या काम करते हैं, आपने उसमें क्या सीखा, आप कौन से ईयर्स को आप यहाँ पे कोट कर रहे हो, ये सारी चीज़ें कॉन्फिडेंशियल हैं। ये कहीं भी डॉक्यूमेंट में पब्लिक नहीं की जाती। किसी भी डॉक्यूमेंट में इसका कोई भी एक्सट्रैक्ट आपका पब्लिक नहीं किया जाता। तो आपने करना क्या है, सिंपल, आप अपने ऑर्गेनाइजेशन के ईयर्स को स्टार्ट करेंगे। अच्छा, इसमें एक चीज़ मैं आपको लाजमी रिकमेंड करूँ, इसमें अक्सर गलती करते हैं बच्चे। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप एक ऑर्गेनाइजेशन में मई 2020 से लेकर जून 2020 तक आपने एक ऑर्गेनाइजेशन में काम किया, आप उसका एक बॉक्स बना दें, एक रॉ बना दें। उसमें जो आपने काम किया, जो आपका डेजिग्नेशन था, वो आपने कर दिया। फिर उसके बाद नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन के लिए फिर आप स्टार्ट करें कि क्या करना है। अच्छा, अब हम यूजुअली क्या करते हैं, जो उसमें बॉक्स आ रहा होगा, ठीक है, लेट्स से यहाँ पे तो हेडिंग है आपके पास, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपके पास पीरियड आ गया, ठीक है, यहाँ पर आपके पास रोल आ गया, ठीक है, और आपके पास यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ गई, ठीक है। तो आपके पास जो भी लेटेस्ट पीरियड है, तो आपने करना क्या है, लेटेस्ट से शुरू करना है, ठीक है, टू दी ओल्डेस्ट, ये आप करेंगे इसको, ठीक है। लेकिन कोई पीरियड मिस मत कर दीजिएगा। 5 साल जो आपके बन रहे होंगे, अगर आपके करियर ब्रेक्स भी, उन करियर ब्रेक को आप रॉ में डाल दें, ये मेरा करियर ब्रेक था, ठीक है ना। तो वो जो भी एग्जामिनर होगा वो आपके उस आंसर में खुद ये अकाउंट फॉर कर लेगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर आपको जो हर ईयर के लिए आपने इंक्लूड करना है, जहाँ पे आपके डिफरेंट एम्प्लॉयर्स हों, ठीक है, या डिफरेंट रोल्स, एक ही ऑर्गेनाइजेशन में आप प्रमोशन हो जाती है आपकी, ठीक है, तो ऑब्वियसली आपकी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी चेंज होती हैं। तो कोई मसला नहीं, आप ईयर बाय ईयर चेंज करते रहें। और अगर लेट्स से 4 ईयर्स आपने एक एम्प्लॉयर के साथ काम किया, तो लास्ट में आपकी डेजिग्नेशन में चेंज आया होगा, वो आपने फिर अलग अलग करके बताना है, ठीक है। ईयर बाय ईयर आपकी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में चेंज आ रहा होगा,
ठीक है। अच्छा, अक्सर ऑडिट फॉर्म्स के बच्चे होते हैं, वो ये कह रहे होते हैं कि मैं तो पिछले 5 साल ही असिस्टेंट मैनेजर रहा हूँ या रही हूँ, ठीक है, तो मैं अपने एरियाज़ को कैसे अलग करूँ, ठीक है ना। ये तो मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि मेरे लिए तो 5 साल पे मैं क्लाइंट्स को फाइनलाइज कराना और पार्टनर को डील करना, एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स क्लाइंट्स के साथ मीटिंग्स करना, ये मेरी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बनती है। बिल्कुल सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं। देखें, अगर आप ऑडिट फर्म में काम करते हैं, लाजमी बात है आपका पोर्टफोलियो चेंज हो रहा होता है, पोर्टफोलियो इन्हांस हो रहा होता है। आपके पास पहले अगर फर्स्ट ईयर में आपके पास एक लिमिटेड सेक्टर के क्लाइंट्स आप कर रहे थे, तो 5वें साल में अगर आप वही सेक्टर क्लाइंट्स नहीं कर रहे होंगे, आपके पास उस पोर्टफोलियो में एडिशन डिलीशन लाजमी हुई होगी, ठीक है ना। तो आप उस हिसाब से अपने आंसर को वेरी कर सकते हैं, ठीक है। माना कि आप बड़ी डिलीवरेबल्स फाइनलाइज करवाते हैं, पार्टनर के साथ आपकी मीटिंग होती है, लेकिन पोर्टफोलियो में कहीं ना कहीं चेंज आया होगा, ठीक है। उस तरीके से अपने आंसर को, अपनी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को आप थोड़ा थोड़ा अलग करके बता सकते हो, ठीक है। ये एक आपके पास समरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट के लिए आपको आंसर। अच्छा, अब इसके बाद क्या है, अब आ जाते हैं ज़रा ICW की पाथवे प्रोग्राम पे, ठीक है ना, कि इसकी फ़ीस कितनी है, क्या टाइम लाइन्स होते हैं, क्या किस वक्त हम कर सकते हैं। तो मैं आपको ये बता रहा था, देखिए सबमिशन विंडो जो है ICW की, वो आपके पास जो ये विंडो तो अब हो गई, ठीक है ना, ये विंडो अब चली गई है, ठीक है। और इसका रिज़ल्ट आ जाएगा 24 अप्रैल 2025 को, सही है। अब आपके पास देखिए, मैं आपको बता रहा था कि साल में 3 विंडोज़ ओपन होती है, ठीक है। और आप अपने कंफर्ट जोन पे रहते हुए, अपने पेस पे रहते हुए आप डिसाइड कर लें कि आपको किस विंडो पे अपने आप को सबमिट करवाना है, सॉरी, किस विंडो में अपना डॉक्यूमेंट सबमिट करवाना है, ठीक है। तो वो चीज़ आपको अपने पेज पर डिसाइड करनी है। ये कैलेंडर आपको वेबसाइट पे अवेलेबल होता है, ठीक है। आप सुकून से अपना टाइम जोन, अपना सबमिशन विंडो आप सेलेक्ट कर लें। जो अपकमिंग विंडो है वो आपके पास स्टार्ट होगी कब, 12 मई को। 12 मई का मतलब है कि आप 12 अप्रैल तक आप अपनी सबमिशन डॉक्यूमेंट को रेडी करवा लें। रेडी करने का मतलब क्या है कि आपने सबसे पहले अपना मेंटोर सेलेक्ट करना है। मेंटोर के साथ आप 1-to-1 सेशंस, जो भी आपका जो भी अग्रीड प्लान है, उसको फॉलो करते हुए आप उस प्लान पे चलें, और उस प्लान को कंप्लीट करके आपका ये डॉक्यूमेंट अलॉन्ग विथ योर स्पॉन्सरशिप लेटर्स, ये आपका 1 मंथ पहले तैयार होना चाहिए, जो कि बनता है 12 अप्रैल 2025, ठीक है। ये चीज़ आपकी तैयार हो जानी चाहिए 12 अप्रैल तक, सही। बहुत ज़्यादा हुआ तो 20 अप्रैल तक आप रख लें। ये यहाँ तक आपकी सारी चीज़ें रेडी हो जानी चाहिए, ठीक है। जब सबमिशन विंडो ओपन होती है, ये रिकमेंड नहीं किया जाता कि आप लोग 21 मई तक इंतज़ार करें, नहीं। 21 मई तक इंतज़ार करने के लिए मैं कभी भी रिकमेंड नहीं करता। अक्सर सिस्टम स्लो होता है, अक्सर ऐसा होता है कि सिस्टम जो है वो स्लो हो रहा होता है, ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होता है स्टूडेंट्स का वेबसाइट पे, तो इसी वजह से वो वेबसाइट पे बिल्कुल भी रिस्पॉन्ड नहीं कर रही होती और मिनट्स ले रही होती है ब्राउज होते हुए। तो बेहतर है कि मैं 21 में तो कभी भी रिकमेंड नहीं करता। आप हमेशा क्या करें, जब विंडो ओपन हो, आप विदिन 2 डेज़ 3 डेज़ के अंदर अंदर अपने डॉक्यूमेंट को आप सबमिट कर दें, ठीक है, ताकि आप भी रिलैक्स हो जाओ और आपको ये कंफर्ट हो जाए कि आपने ये अटैम्प्ट आपकी कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है। जब आपके फिर रिजल्ट्स एक्सपेक्टेड होंगे 4 सितंबर 2025। एक और विंडो आपके पास आती है, ठीक है ना, और वो विंडो आपके पास 8 सितंबर को ओपन होगी, ठीक है। इसके लिए भी मैं मैक्स आपको ये कहूँगा कि आप इसको 7 अगस्त 2020 या 8 अगस्त कर लीजिए, ठीक है। 8 अगस्त तक आप अपने एग्जामिनेशन ऑफ एक्सपीरियंस के डॉक्यूमेंट को आप अपने मेंटोर से रिव्यू करवा के बिल्कुल रेडी रख लें, और आपके डॉक्यूमेंट्स रेडी हों। 1 मंथ से पहले पहले आपकी ये तमाम चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी। आप सुकून से इस विंडो में अपने डॉक्यूमेंट्स को सक्सेसफुली सबमिट कर सकते हो। अच्छा, इसमें आपको जो है एक सवाल आना चाहिए, ठीक है। और वो सवाल क्या है कि सर रजिस्ट्रेशन के बारे में तो आपने अब तक कुछ नहीं बताया, तो अब इसमें आगे चलते हैं, ठीक है ना, कि क्या है इसमें रजिस्ट्रेशन के बारे में। जो आपको ये सवाल है कि रजिस्ट्रेशन कितने रुपीज़ में होती है, कितने रुपीज़ में, तो बहुत मैं आपको गलत बता रहा हूँ, कितने पाउंड्स में होती है, ठीक है। तो आपके पास जब आप एग्ज़ामिनेशन का डॉक्यूमेंट है, एग्ज़ामिनेशन ऑफ एक्सपीरियंस का डॉक्यूमेंट है, वो आप सबमिट करते हो, ठीक है ना, तो आपके पास ये वन टाइम फ़ी है, ठीक है। ये आपके पास वन टाइम फ़ी होती है, और ये आपके पास एट द टाइम ऑफ सबमिशन ही आपको ये पे करना होता है,
सही है, ये वन टाइम फ़ी है, ठीक है, ये नॉन रिफंडेबल होती है। करंट जो अभी पाउंड्स में फ़ीस चल रही है एग्जामिनेशन ऑफ एक्सपीरियंस की, वो चल रही है 345 पाउंड्स। ये 345 पाउंड्स में कहीं भी आपके मेंटोर की फ़ीस शामिल नहीं है। ये फ़ीस आपकी जाती है ICAEW को, ठीक है। ये आपको, अगर आप कार्ड के ज़रिए पेमेंट करना चाहते हैं, पेपैल के ज़रिए करना चाहते हैं, ये सारे ऑप्शंस आपको वेबसाइट पे अवेलेबल हैं, ठीक है ना। जो कैंडिडेट्स पाकिस्तान में रहते हैं वो चाहें तो अपने बैंक के ज़रिए भी, इस स्विफ्ट के ज़रिए भी आप ट्रांसफ़र करवा सकते हो, ठीक है। तो 345 पाउंड्स आपकी फ़र्स्ट सबमिशन की फ़ीस है, ठीक है। अच्छा, इसमें आपकी रजिस्ट्रेशन भी हो जाएगी, इसमें आपका डॉक्यूमेंट भी सबमिट हो जाएगा, सब चीज़ें इसी फ़ीस के अंदर शामिल होती हैं, ठीक है ना। तो हमेशा हम कोशिश ये करते हैं कि स्टूडेंट्स जो हैं फर्स्ट अटैम्प्ट में ही अपना एग्जामिनेशन ऑफ एक्सपीरियंस का डॉक्यूमेंट पास कर जाएं। और हमेशा से मेरे साथ तो ये रहा है कि 98% जो कैंडिडेट्स होते हैं, ठीक है ना, जिनके साथ मेरा मल्टीपल रिव्यूज़ का सेगमेंट चल रहा होता है, वो बहुत सुकून से आराम से पास कर जाते हैं फर्स्ट अटैम्प्ट में। और इससे ज़्यादा खुशी क्या चाहिए, ठीक है ना। आप भी ये वीडियो इसीलिए देख रहे होगे कि आप चाहते हैं कि आप फर्स्ट अटैम्प्ट में अपना सबमिशन कंप्लीट करें और सक्सेसफुली आपके रिजल्ट्स आ जाएं। अच्छा, इसमें रजिस्ट्रेशन करवाने की कोई फ़ीस नहीं है। अच्छा, रजिस्ट्रेशन के बारे में एक सवाल अक्सर आता है, वो क्या होता है स्टूडेंट्स का, वो ये कहते हैं कि सर ज़रूरी है कि मैं ये सबमिशन 12 मई को करवाऊँ अपनी, ठीक है, उससे पहले करवा सकता हूँ? तो जवाब है बिल्कुल हाँ, करवा सकते हैं। आप चाहें तो कभी भी अपने पेज पर रहते हुए विंडो के ओपन होने से पहले पहले अपने आप को रजिस्टर करवा लें, ठीक है। रजिस्टर करवाने से होता क्या है, रजिस्टर करवाते ही आपको एक नंबर असाइन हो जाता है, वो नंबर आपका मेंबरशिप नंबर ही बन जाता है, ठीक है। वो एक कैंडिडेट का नंबर होता है, वो आपको ईमेल पर आ जाएगा आपके पास। जब कैंडिडेट का नंबर होगा तो आप सुकून से अपने डॉक्यूमेंट को रेफ़र कर सकते हैं उस डॉक्यूमेंट से, ठीक है। तो वहाँ पे क्योंकि एप्लीकेंट का नंबर चाहिए होता है उस डॉक्यूमेंट पे, तो एप्लीकेंट का नंबर जब आप जाएगा रजिस्ट्रेशन के ज़रिए, आप डॉक्यूमेंट को आराम से लिख लेंगे और सुकून से आपकी रजिस्ट्रेशन विदाउट एनी फ़ीस, विदाउट एनी कॉस्ट आपकी कंप्लीट हो जाती है, ठीक है ना। बहुत ही सिंपल प्रोसेस है, हार्डली 5 मिनट्स लगते हैं। अच्छा, जो बच्चे, जो एप्लीकेंट जिनका किसी भी रीज़न की वजह से अनसक्सेसफुल हो जाती है फर्स्ट अटैम्प्ट, तो फिर सेकंड सबमिशन की टाइम आता है, जो कि सेकंड विंडो जब ओपन होगी। और सेकंड विंडो जब ओपन होती है तो आपके पास नेक्स्ट जो भी विंडो आ रही है उसमें फिर आप 172.5 पाउंड्स पे करते हैं। और फिर अच्छा, रीसबमिशन में मैं इस वीडियो में नहीं लेकर आ रहा रीसबमिशन क्या क्या चेंजेस करनी पड़ती हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स जो होते हैं उनके कुछ सवाल बिल्कुल अच्छे होते हैं, कुछ सवाल उनके ख़राब होते हैं जहाँ पे वो फेल हो जाते हैं, ठीक है। कहीं पे डॉक्यूमेंटेशन मिसिंग होती है या फिर आपने प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन नहीं की, तो जब आपकी अटैम्प्ट फेल हो जाएगी तो आपको एग्जामिनर की तरफ से एक जनरल फीडबैक रिसीव होती है। वो जनरल फीडबैक आपको बताया जाता है कि आपके कौन से पार्ट में प्रॉब्लम की थी, तो आप उसी पार्ट के ऊपर काम करते हैं, रीवर्क करते हैं, और उसी पार्ट के ऊपर रीवर्क करके आप फिर उसको दोबारा से रेडी करते हैं उस डॉक्यूमेंट को, ठीक है। वहाँ पे फिर आपको 172.5 पाउंड जो है वो आपको पे करने होते हैं रीसबमिशन में। अच्छा, इस तरह कितनी रीसबमिशन कर सकते हैं, टोटल 4 अटैम्प्ट आपको अलाउड होती है, ठीक है। और ये आप अपने टाइम फ्रेम पे कर सकते हैं, सही। ये आपको जो विंडो होंगी वो आपकी ओपन हो रही होती हैं, और विंडो ओपन होती है आपके पास ऑप्शन अवेलेबल होता है। अच्छा, अब इसमें आपके पास, तो मैंने आपको पूरी एक कंप्लीट समझ लें कॉम्प्रिहेंसिव ट्यूटोरियल आपके पास अभी अवेलेबल है, ठीक है ना, कि कैसे आप अपने आप को इस मेंबरशिप प्रोग्राम में या कैसे आप ICW के पाथ पे प्रोग्राम के लिए अपने आप को इनरोल करवा सकते हो, ठीक है। इसमें मैंने आपको रिक्वायरमेंट्स भी बता दी कि सबसे पहले आपने क्या देखना है। सबसे पहले आप अपने आप को जो भी आप एग्जिस्टिंग ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर हों, एक्टिव मेंबर हों, CPD कंप्लाइंट हो, ठीक है। पोस्ट क्वालिफिकेशन या पोस्ट मेंबरशिप आपको कंप्लीट 5 इयर्स हो चुके हो, जिसमें आपके करियर ब्रेक्स नहीं आते। फिर आपने क्या करना है, फिर आपने स्पॉन्सर देखने हैं, स्पॉन्सर एलिजिबल ढूंढना है आपने। एलिजिबल स्पॉन्सर की रिक्वायरमेंट्स आपने देखनी है कि वो करंट IFAC बॉडी मेंबर का करंट मेंबर हो, ठीक है, वो खुद भी CPD कंप्लाइंट हो। तीसरा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि वो आपके काम को समझता हो, आपके काम को पहचानता हो, ठीक है, उसको एक अंडरस्टैंडिंग हो आपके काम की। फिर इसके अलावा आपको ये करने, जब आप ये रिक्वायरमेंट्स मीट कर लेंगे, मीट करने के बाद आप सिंपल अपने आप को ICW बॉडी के साथ रजिस्टर करवा लें। और रजिस्टर करवाने के बाद
आप सुकून से यहाँ पर आपको जो 2 चीज़ें आपको मैंने बताई थी, ठीक है ना, सिंपल आप पाथवे प्रोग्राम पे और ICW पाथवे प्रोग्राम का जो डॉक्यूमेंट टेम्पलेट है जो आप फिल करोगे, इस गाइड को पढ़ लें। इस गाइड को पढ़ने के साथ साथ आप इस वर्ड फाइल को आप ओपन करके देख लेंगे किस तरीके से मैं फिल कर सकता हूँ, ठीक है। जब ये चीज़ें हम कर लेंगे, अगर इसके बाद, ठीक है, आपको कोई भी सवाल हो, अक्सर मेंबर्स के बहुत सारे सवाल होते हैं इस ट्यूटोरियल पे, तो मैं आपको बहुत लिमिटेड जो मुझे आप बच्चों की क्वेरीज आती रहती थी वो सब मैंने यहाँ पर डिस्कस किए हैं। फिर भी अगर किसी का कोई भी सवाल हो, ठीक है ना, तो आप इसमें सबमिशन FAQs हैं। इस डॉक्यूमेंट के ज़रिए आपको सबमिशन FAQs भी अवेलेबल होते हैं कि मुझे किन किन चीज़ों का ख्याल रखना है, कौन से ऐसे क्वेश्चन है जो कि इस ट्यूटोरियल के ज़रिए आंसर नहीं हुआ, जो आप इस डॉक्यूमेंट से गाइड कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर आकर इस चीज़ को मैं क्लैरिफाई कर दूं कि ये आपको मैंने एक गाइडेंस प्रोवाइड की है कि आप इस पाथवे प्रोग्राम में क्यों आना चाहते हो। अच्छा, इसके बाद अब जब आप ये पूरी वीडियो देख लेंगे तो उसके साथ साथ जो डॉक्यूमेंट्स इस प्रेजेंटेशन में या इस वीडियो में रेफ़र हो रहे हैं, आपने उन सबको लास्ट में व्यू करना है। व्यू करने के बाद जब आप इस प्लेटफॉर्म पे अपने आप को रजिस्टर करवाएंगे तो यहाँ से फिर आपका मेरा और आपका 1-to-1 सेशन ऑर्गेनाइज़ किया जाएगा। उस 1-to-1 सेशन में मैं फिर आपको जो उसका नेक्स्ट सेशन होता है वो ये होता है कि मैं आपको 1-to-1 आपको हर क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट को समझाऊंगा, और हर क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट को समझाकर उसमें मैं आपको बताऊंगा कि क्या वर्ड्स इस्तेमाल करने चाहिए, क्या नहीं इस्तेमाल करना चाहिए, और कुछ थोड़ा सा एक्सपीरियंस को किस तरह से हम लेकर चलें, किस तरह से डॉक्यूमेंट करें कि आप 3 अटैम्प्ट्स में सुकून से 3 to 5 अटैम्प्ट्स में आप अपने सबमिशन को रेडी कर लें, ठीक है। तो आप सबको बेस्ट ऑफ लक, ठीक है। मई 2025 की विंडो आ रही है, वो उससे आने से पहले पहले आप अपने सबमिशन को अपने मेंटोर से रिव्यू करवा लें, और आप सब के लिए बहुत सारी दुआएं कि आप सबके फर्स्ट अटैम्प्ट में ही आपका ये ICW मेंबरशिप प्रोग्राम कंप्लीट हो जाए, ठीक है। अच्छा, बस एक चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा, क्या कि अगर अच्छा आपकी कोई भी क्वेरी हो, मेरा लिंक्डइन पे अवेलेबल है, ठीक है। मैं लिंक्डइन पे भी अवेलेबल हूँ, मैं अपनी ID लिख देता हूँ, ठीक है। इसमें आप चाहें तो मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, शहरियार अशरफ खान, ठीक है। यहाँ पे आपकी कोई भी क्वेरी हो ICW एग्जामिनेशन ऑफ एक्सपीरियंस डॉक्यूमेंट के हवाले से, पाथवे प्रोग्राम के हवाले से, फील फ्री टू ड्रॉप अप टेक्स्ट मैसेज। आपको बिल्कुल हर मैसेज को मैं जवाब नहीं दे पाता, लेकिन आप मैसेज ड्रॉप कर दें। आप मेरे प्रोफाइल पे भी जाएंगे तो वहाँ पे मैं टाइम टू टाइम पोस्ट कर ही रहा होता हूँ कि भाई अब विंडो ओपन हो रही है, अब विंडो क्लोज हो चुकी है, ठीक है। इन चीज़ों का ख्याल करना चाहिए, आप मुझसे लास्ट में पूछ सकते हैं, ठीक है। जब 1-to-1 सेशन होंगे तो आपके पास एक ओपन प्लेटफॉर्म होगा कि आप मुझसे डायरेक्टली अपने क्वेरीज को पूछें और मैं आपके क्वेश्चन को आंसर कर, ठीक है। यहाँ पर फिर मैं वीडियो एंड करता हूँ। आप सबको बेस्ट ऑफ लक, और आपकी अपकमिंग विंडोज़ के लिए आप लोग यही कोशिश करें, और मेरी हमेशा से कोशिश यही रहती है फर्स्ट सबमिशन पे आपके डॉक्यूमेंट कंप्लीट हो जाए, सक्सेसफुल अटैम्प्ट गुजरें, ताकि आप ICW के मेंबर बने और साथ में फिर अक्रॉस द वर्ल्ड आप जर्नी करें, ठीक है। बहुत शुक्रिया।